चलिए, शुरू करते हैं रासायनिक विज्ञान, जो कि केमिस्ट्री कहते हैं। और रासायनिक विज्ञान अगर चलेंगे तो बायोलॉजी चलेंगे, क्योंकि रासायनिक विज्ञान का जो चैप्टर है छोटा है। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है द्रव एवं इसकी अवस्थाएँ पढ़ेंगे, जिसमें हम द्रव से शुरू कर रहे हैं और सारे खत्म करेंगे। और महामैराथन जैसे चल रहा है, जैसे फिजिक्स का 2 मैंने 2 पार्ट में डाला है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट में मैंने खत्म कर दिया है। उसी तरह केमिस्ट्री का भी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट तक खत्म करूँगा। जहाँ तक हो सकता है हम चलेंगे और समाप्त करेंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, डेली आएगा। बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे। वे वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान मतलब मास होता है, अर्थात उनका कुछ न कुछ भौतिक अस्तित्व होता है, द्रव कहलाता है। समझ गए? मतलब अगर भौतिक अस्तित्व है, फिजिकल रूप से अस्तित्व है, तो वो द्रव कहलाएगा। उदाहरण में सोना, चांदी, जल, वायु ये सब द्रव का ही रूप है। ठीक है? याद रखिएगा। सब पिघलेगा, सब बनेगा। आगे चलेंगे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व मतलब एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने किया थे। कब किए थे? 1661 में किए थे। तो रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में, याद रखिएगा, तत्व शब्द का प्रयोग किए थे। अब यहाँ पे देखिए, अति शीतित द्रव, ठीक है? सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। अति शीतित, शीतित मतलब शीतल। याद रखिए, द्रव किसको कहते हैं? तो हम बताएंगे अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं। याद रखिएगा, मतलब असिटिल मतलब बहुत ही ठंडा लिक्विड वाले को हम अक्रिस्टलीय में रखते हैं। अगर ज्यादा शीतल नहीं हुआ तो क्रिस्टलीय में रख सकते हैं। क्लियर हो गए? अब अक्रिस्टलीय ठोस क्या है भाई? मतलब सॉलिड क्या है? चलिए जानते हैं। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों की मतलब अवयवी कणों की आकृति तथा व्यवस्था अनियमित है एवं अनिश्चित है। कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कहीं भी, कभी भी, किसी जगह अनियमित है, कोई रूल नहीं है। उसे ही अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। आकृति के रूप में देखिए, व्यवस्था के रूप में कोई निश्चित नहीं है। समझ गए? अव्ययी कण है। चलिए, मतलब कोई भी कण जो भी है जिसका सीमा आकार नहीं हो सही, वही अक्रिस्टलीय ठोस है। लग गया मतलब कि थर्ड पार्टी हो गया ये। इनको आभासीय ठोस भी कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए सुनिए, रबड़, रबड़ का कोई सीमा नहीं है, कांच का कोई सीमा नहीं है, प्लास्टिक का कोई सीमा नहीं है। तो ये एक तरह से अलग है, अक्रिस्टलीय है, ठोस है ये। पढ़ते जा रहे हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पे डिटेल नहीं करेंगे। डिटेल करना होगा तो हम आपके लिए एक ऑडियो ट्रैक ला रहे हैं, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी का जो बिहार का मतलब एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है? जिसको ऑडियो ट्रैक में कि आप कहीं रहें, घूमते रहें, ऑडियो ट्रैक कान में लगाइए और सुनते रहिए। पूरा एक-एक लाइन, बुक का एक-एक लाइन को वॉइस ओवर किया गया है, सिर्फ़ आपके लिए स्पेशली। तो आप देख लीजिएगा और कर लीजिए। सुन लीजिएगा, सुनिएगा, उसके बाद आइएगा इस क्वेश्चन को पढ़ने, तो मज़ा आएगा। और याद रखिए, जब सुनिएगा ना तो एक किताब जो एनसीईआरटी का है वो रखिएगा। हिस्ट्री का चैप्टर दिखा रहेगा सब कुछ, अब पढ़िएगा तो दिखेगा आपको। सिर्फ़ ऑडियो सुनिएगा, किताब सामने रखिएगा, आपको याद होगा, हर चैप्टर का याद होगा। आगे चलिए। किस प्रकार के बलों के कारण ठोस पदार्थ जो है अत्यंत संघन मतलब डेंसिटी तथा उच्च गलनांक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं? बताइए। मतलब अत्यंत संघनन होगा, उच्च गलनांक होगा, तो वो अंतर आणविक बलों के कारण होता है। मतलब अंतर मतलब इंटर, आंतरिक अगर बल अगर मजबूत है तभी तो कुछ कर पाएगा, उच्च गलनांक हो पाएगा, अति संघनन हो पाएंगे, है ना? अगर पावर है तभी तो। अब बाहरी लोग कितना भी प्रेशर होते और अंदर से आप पावरफुल है ही नहीं, तो कोई भी हरा देगा, है कि नहीं? ऐसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। द्रवों को गर्म करने पर उनके कणों के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल इंटरमोलक्यूलर फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटेगा ना। फोर्स पड़ेगा तो घटेगा। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। अब हम नेक्स्ट है कि द्रव का रासायनिक वर्गीकरण कैसे होता है, हम चलिए पढ़ते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप जो टॉयलेट में हाथ धोने वाला सोप होता है, मृदु पेय, मृदु पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, मृदु मतलब पीने वाला, मृदु पेय, सॉफ्ट ड्रिंक किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? तो हम बताएंगे समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है? मिक्सचर है एक तरह से, घर का एक तरह से है ना, ये सब घर में इस्तेमाल करने वाला, तो होमो लिख दीजिए, तो समांगी हो गया। ऐसे आप जोड़ सकते हैं।
ऐसे बाँटा गया है, मतलब मिश्रण का प्रकार बाँटा गया है समांगी मिश्रण। समांगी मतलब होता है जो घर में इस्तेमाल करने वाले सामान को हम जोड़ते हैं। जैसे होम मतलब घर, ऐसे जोड़ दीजिए। विषमांगी एक होता है जो कि हेटेरो बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो इसके भी अलग हैं और इसके भी 2 अलग-अलग हैं, तो हम चलते रहेंगे। जैसे चलिए बताते चलेंगे कि 2 या 2 से अधिक द्रवों के स्वतः परस्पर मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो विशरण कहलाती है। समझ गए? डिफ्यूज़न कहलाता है, डिफ्यूज़न कहते हैं। समझ गए? तो मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए, हाँ, याद रखिए विशरण को विलयन भी कहेंगे। विशरण को विलयन के रूप में भी हम समझेंगे, क्योंकि विलयन के रूप में ही बाँटा गया है फिर इसको। किसको? समांगन मिश्रण को 3 भाग में, ठोस, द्रव और गैसीय विलयन में। तो अगर पूछे कि 2 या 2 से अधिक द्रवों में स्वतः परस्पर मिलकर जो काम होते हैं, वो समान मिश्रण बनते हैं और समान मिश्रण बनने की क्रिया को ही हम कहते हैं विशरण। ठीक है? और विशरण में ही विलयन के रूप में इसे सॉल्यूशन के रूप में कहिए बाँटा गया है ठोस, द्रव, गैस विलयन। ये आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, अब देखिए दूध। अब दूध क्या है बता दीजिए? तो दूध जो है कोलाइट, ठीक है? किस प्रकार का मिश्रण है? देखिए, मैंने शुरू में बताया कि समांगी मिश्रण जो है, वो 3 प्रकार में बँटा है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अब एक और क्या है कि मिश्रण का 2 प्रकार था, तो समांगी मिश्रण तो बता दिए। अब दूसरा जो है, वो मिश्रण है विषम विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में जो है, इसमें ही आता है दूध। एग्ज़ाम्पल भी याद रखिएगा, विषमांगी मिश्रण को 2 भाग में बाँटा गया है। कोलाइड मिश्रण में बाँटा गया है, एक निलंबन मिश्रण में बाँटा गया है। ठीक है? तो कोलाइड में आता है दूध, याद रखिएगा। तो ये जो आएगा विषमांगी मिश्रण में आएगा हेटर, ऐसे याद रखिए हेटर मिक्सचर में दूध आता है। ठीक है? आगे चलेंगे। जल किस प्रकार का पदार्थ है? तो जल एक यौगिक है, कंपाउंड है, हम जानते हैं तो से। और बात करेंगे दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में कौन-सा एक मिश्रण का उदाहरण है? तो ये सब में इस्पात का मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो इस्पात। ठीक है? क्लियर कर दिया। एंटवाइन लेवाइसियर एंटवाइन लेवाइसियर ने जो है वर्ष 1789 1789 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किया था, या देखिए 1789 में। और कौन किया था? लेवाइसियर ने। अब आपसे पूछिए दूध किस प्रकार का विषमांगी मिश्रण है? बताएंगे तो पायस है। पायस है, पायस है, याद रखिएगा। मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं? कोलाइड का रूप है ये। क्लोराइड का ही रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? याद रखिएगा। क्लोराइड को ही बाँटा गया है गैस प्लस द्रव में, द्रव प्लस द्रव में, ठोस प्लस द्रव में और जल में कणों का निलंबन जैसे हाइड्रोक्लोराइड। ये इस रूप में बाँटा गया है विषमांगी मिश्रण को। विषमांगी मिश्रण में भी क्लोराइड को बाँटा गया है और क्लोराइड बाँटा गया है इतने रूप में जो मैंने बताया अभी। तो जैसे हमारा दूध क्या है? पायस इसलिए हुआ क्योंकि द्रव प्लस द्रव मिलके बनता है। ठीक है? तो दूध क्या है? द्रव है, तो द्रव-द्रव जोड़िए, तो वो पायस में आ जाएगा। ये सब जो है याद रखिएगा। झाग जो हमारा आता है, फॉर्म जो आता है, वो गैस प्लस द्रव है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे और बताएँगे। अब देखिए जो निलंबन कणों का आकार है, तो निलंबन कण किसका रूप है? बता सकते हैं मिश्रण का? तो विषमांगी मिश्रण का ही दूसरा है निलंबन, याद रखिएगा। तो निलंबन कणों का आकार अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा 10 पे पावर -5 से लेके 10 पे पावर -7 सेमी के मध्य होता है। इन दोनों के मध्य होता है। इसमें कोई उदाहरण एक्स्ट्रा उदाहरण नहीं है, सिर्फ निलंबन अलग कण है, जिसका आकार ज़्यादा-ज़्यादा पूछता है और ये बड़े आकार का होता है और ठोस द्रव में घुली। हाँ, अब देखिए फिर आ गया है जेल, झाग, शॉल किस प्रकार का विलयन है? तो जेल जो हम लोग लगाते हैं, झाग, शॉल। तो झाग में क्या है? गैस और द्रव है और साल क्या है? साल में जो है आपका शॉल ऐसे बोलते हैं, ठोस और द्रव का मिश्रण है। ठीक है? तो याद रखिएगा ये कोलाइड विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइड विलयन कहलाएगा। क्लियर हो गए? देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जेल, झाग और शॉल किस प्रकार का विलयन है? तो हम जानते हैं कोलाइड विलयन है। क्यों? क्योंकि कोलाइड को ही बाँटा गया है झाग, पायस, सॉल ये सब में। तो पायस जो था दूध, हम एग्ज़ाम्पल में पढ़े थे, है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पे है टिंडल, ब्राउनी गति तथा स्कंदन किसके प्रमुख गुण हैं? तो हम बताएँगे कोलाइडो का गुण है। कोलाइडो का ही रूप है और कोलाइड क्या है? विषमांगी मिश्रण का रूप है। ठीक है? समांगी मिश्रण में सिर्फ विलयन आता है, याद रखिएगा।
जिसे हम मिश्रण भी कहते हैं। अब देखिए पायस आ गया। पायस जो है किस प्रकार का कोलाइट होता है, तो द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। क्यों पायस? दूध एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दूध क्या है? एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें वायु, एलपीजी और गैसोलीन, अशुद्ध जल में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो अशुद्ध जल जो है वो मिश्रण नहीं है। समझ गए? अशुद्ध जल मतलब एक तरह से ये सोया हुआ व्यक्ति। ठीक है, अशुद्ध जल मतलब होता है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर ही कहा जाता है, याद रखिएगा, अशुद्ध पानी होता है। चलिए आगे बात करेंगे कि किस मिश्रण को वास्तविक विलयन कहते हैं? बताइएगा। तो हम समांगी मिश्रण को ही वास्तविक मिश्रण कहेंगे, और वास्तविक मिश्रण में समांगी मिश्रण को याद रखिए विलयन कहेंगे या मिश्रण कह सकते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी बात है समांगी जो मिश्रण है उसमें विलयन में वो भी बांटा गया है 3 रूप में, ठोस, द्रव और गैस विलयन में, याद रखिएगा। चलिए, ये भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण को समझते हैं, मतलब मिश्रण और यौगिक का अंतर हम पढ़ेंगे, जिसमें मिश्रण की आगे बात करेंगे, फिर हम बाद में यौगिक का करेंगे। तो दोनों का अंतर मैं बता दूँगा। सबसे पहले चलिए मिश्रण की बात करते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं कि मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है। दोनों को जानना ज़रूरी है। कभी-कभी यौगिक दे देता है और कई लोग मिश्रण टिक लगा के आ जाते हैं। कई-कई लोग मिश्रण की जगह पे यौगिक को टिक लगा देते हैं, जो कि हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तत्व और यौगिक भौतिक रूप से मिलकर मिश्रण बनाते हैं। याद रखिएगा, तत्व और यौगिक, जहाँ पे तत्व आ जाए, एलिमेंट आ जाए और कंपाउंड आ जाए और दोनों मिल जाए फिजिकल रूप से, तो वहाँ पे मिश्रण हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। अगर मान लीजिए पूछ दे कि मिश्रण के निर्माण में रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होता है, यही बात याद रखिएगा। फिजिकल प्रक्रिया होगा, भौतिक रूप से होगा, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा किसमें? मिश्रण में। इसका विपरीत हो जाएगा कंपाउंड में, याद रखना है। आओ सुनिए, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय है, मतलब इसका जो मिश्रण का जो भी घटना घटेगा, जो भी उसमें संगठन होगा, उसमें परिवर्तन होगा। कोई मिलेगा इसके साथ, जुड़ेगा तो इसका परिवर्तन होगा, कुछ और नाम बनेगा, है ना? उदाहरण के लिए जैसे नमक और जल। नमक और जल के मिश्रण में जो है नमक का अनुपात क्या होता है? बदला जा सकता है। नमक बदल जाता है और देखिए समुद्र का पानी, समुद्र के पास से ही नमक को निकाला जाता है, मतलब पानी से ही नमक को निकाला जाता है। ऐसे एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं। मतलब उसका मिलन को हम अलग कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। और चौथा एग्ज़ाम्पल आप समझ जाइए मिश्रण से कि 1 मिनट, सॉरी। एक मिश्रण अपने घटक के गुणों को दर्शाता है। मिश्रण जो है, जो भी घटना घट रहा है या जिसके साथ जुड़कर वो अलग हो रहा है, ठीक है? जैसे पानी और नमक जो है मिला हुआ है और उससे नमक को अलग कर रहे हैं पानी से, तो उसके गुण को दर्शाता है। जैसे नमक को दर्शा रहा है ना, किससे अलग होके? पानी से अलग होके, ये बात होती है। उदाहरण के रूप में और एग्ज़ाम्पल सुन लीजिए, वायु जो कई गैसों का मिश्रण है, वायु में कई गैस है, उसमें उपस्थित विभिन्न गैसों का गुण को दर्शाता है। वायु में जो-जो गैस है उसको दर्शाता है। जैसे नमक और पानी का मैंने एग्ज़ाम्पल बताया, वो भी दर्शा रहा है कि नहीं? दोनों दर्शा रहा है। पानी भी अपनी भूमिका निभा रहा है, नमक भी बन रहा है। 5वां प्रश्न है कि मिश्रण के घटकों को भौतिक क्रिया के द्वारा सरलतापूर्वक अलग किया जा सकता है। समझ गए? मतलब आपको मिश्रण को अगर अलग करना है, तो आपको भौतिक राशि के रूप में करना होगा, भौतिक क्रिया के रूप में करना होगा, रासायनिक क्रिया के रूप में नहीं, केमिकल की मात्रा से नहीं, भौतिक, फिजिकल रूप से। मतलब फिजिक्स के रूप से, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में। शब्द को समझने की बात करिएगा कि मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर हमको अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे? किसको कैसे करेंगे? तो उसे हम उसके बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें करेंगे कि उसको उसकी खूबियों को लगे कि एक ईगो आ जाए और उसके चलते उसका बेहतर जो रूप है, वो कहीं और ना जाए। तो उसी तरह तो है भौतिक क्रिया क्या है कि उसमें मिश्रण में जो है उसको अलग कर रहा है तो नमक का बहुत बड़ाई हो रहा है, पानी का बड़ाई हो रहा है, दोनों बेचारे गुस्से में अलग हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। तो अलग किया जाता है। तो ये हमारे वास्तविक जीवन से हर चीज़ जुड़ा हुआ है। अगर जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, सारे चीज़ जुड़े हुए हैं, तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। विलयन की बात करें, विलयन को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। वे विलयन जिन्हें हम अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर पराशरण की क्रिया संपन्न नहीं होता है। वही कहलाता है समपराशरी विलयन कहलाता है, जिसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब अर्धपरागम झिल्ली को क्या कहेंगे? तो हम अर्धपरागम झिल्ली को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसी के साथ पृथक रखते हैं।
इसके द्वारा अगर पृथक कर रहे हैं और उसमें जब पराशरण हो रहा है, क्रिया हो रहा है, पराशरण को ही हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की क्रिया संपन्न नहीं होती है, उसी को हम कहेंगे समपराशरी विलयन। याद रखिएगा, तो विलयन का ही रूप है, इसलिए इसे विसरण भी कभी-कभी कहा जाता है, किस विलयन को। अब देखिए पराशरण की बात करते हैं, ऑस्मोसिस की बात करते हैं, तो पराशरण 2 विभिन्न, मतलब 2 भिन्न रूप से या विभिन्न रूप से सांद्रता वाले घोलों के मध्य होने वाले एक प्रकार का विसरण क्रिया है। क्या है? विसरण है। बोला ना मैंने कि विलयन को ही विसरण के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं। तो पराशरण अगर 2 विभिन्न सांद्रता वाले घोल में होगा, मतलब जो घुल सकता है, उसके मध्य जो एक प्रकार का जो प्रक्रिया होगा, उसे हम विसरण क्रिया भी कहेंगे। ठीक है? और जब विसरण क्रिया है, तो याद रखिएगा, जो एक अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा होती है। किसके द्वारा होगी? तो अर्धपरागम झिल्ली के द्वारा ही ये मदद हो पाएगी, काम हो पाएगा। इसलिए जो है सेमी परमेव सॉरी फिर से चलिए, तो अर्धपरागम में झिल्ली तो समझ गए, तो इसी को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसके द्वारा, झिल्ली के द्वारा होती है, ये क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें विलायक के कण जो हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। जहाँ पे कम हो रहा है, कोई भी चीज़ जिसमें प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया में कम बढ़ाव हो रहा है, ठीक है? और क्या होगा, जहाँ पे अधिक लोग रहेंगे, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगा, वहाँ पे ध्यान जाता है कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा भीड़ है भाई? तो उसी की ओर गति करिएगा, बढ़िएगा कि ज़रा देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो उसी तरह ये भी तो है कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करेगा। इसी को कहते हैं पराशरण। इसी को कहते हैं पराशरण की प्रक्रिया, इसी को कहते हैं विसरण की क्रिया, इसी को कहते हैं अर्धपरागम झिल्ली। जो भी बोलिएगा सेम ही। चलिए इस पे ज़्यादा टाइम ले लिया, सॉरी। आगे चलते हैं। अल्कोहल व जल के विलयन में 45% पानी और 55% अल्कोहल है। तो विलयन में कौन-सा पदार्थ विलेय व कौन-सा विलायक होगा बताइए? तो पानी विलेय होगा, ठीक है? और अल्कोहल विलायक होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो है अल्कोहल में पानी मिलाएगा तो सेम हो जाता है। तो विलायक हो गया कि नहीं? तो अल्कोहल विलायक हो गया और पानी विलेय हो गया। विलेय हो जाना मतलब मिल जाना। और उसमें किसमें? अल्कोहल में मिल गया। ठीक है, ज़्यादा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। दूध में पानी डालते हैं, तो वो भी तो एक तरह से विलेय विलायक है। अब दूध क्या है? विलायक है और पानी क्या है? विलेय है। अब विलेय मतलब सोल्यूट, सोलूट, सॉल्यूटेड बोलिए और विलायक क्या है? सॉल्वेंट। देखिए विलेय जो है विलायक में मिलेगा तो एक साथ मिलके हो जाएगा। तो सॉल्वेंट कौन करेगा? सोल्व कौन करेगा? विलायक मिलने वाला, जिसमें आप मिला रहे हैं। पानी क्या है? बेचारा मिक्स होके बराबर हो जाएगा कि हाँ भाई थोड़ा पानी मिला लो, हम ठीक है। ज़्यादा मिलाओगे तो भाई कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा तो पता चल ही जाएगा कि हाँ इसमें पानी ज़्यादा है। ये थोड़ा-मोड़ा मिलाओगे तो हम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ये बात है। तो चलिए जानते हैं वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं और विलेय कहलाते हैं। जो पदार्थ विलायक में मिलेगा, मतलब जिसकी मदद से होगा, उसमें विलेय कहेंगे। किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। मात्रा कम है, मैंने बोला भी, ज़्यादा अगर होगा तो दिक्कत है। जल एवं नमक के विलयन में जल जो है विलायक है। सही बात है, नमक को घोल लेता है तथा नमक जो है विलेय है। जैसे दूध और पानी वाला भी कॉम्बिनेशन सही है। दूध में दूध जो है विलायक है और पानी हमारा विलेय है। उसी तरह अल्कोहल विलायक है और विलेय है पानी। और उसी तरह नमक जो है ये हो गया विलेय नमक, क्योंकि जल में घुलेगा कौन? नमक। तो जल हो गया विलायक, घोल लेगा। इस प्रकार आर्द्र वायु जो ह्यूमिडिटी वाला एरिया जो होता है, आर्द्र जो होता है, में जल जो है वाष्प विलेय है। तो जल क्या होता है? वाष्प में होता है, तो विलीय हो जाता है। तो जल एक वाष्प के रूप में हो जाता है, तो वाष्प हमारा विलीय हो गया। तो जल वाष्प विलीय है। तो आर्द्र वायु अगर पूछे क्या है? तो जल वाष्प विलीय है ना? आर्द्र एक तरह से क्या है? जल वाष्प है। विलीय है ना? याद रखिएगा। और बात करते हैं। वह पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। तो वह पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, डिसोल्व बोलते हैं। उसे हम विलायक कहते हैं। नॉर्मल बात है कि पानी में नमक घुल जाता है तो एक तरह से घोलने की पावर किसमें है? पानी में है, नमक को। जैसे अल्कोहल में पानी अगर थोड़ा मिलाएगा तो पानी को मिला लेता है अल्कोहल। दूध में पानी मिलाएगा तो दूध और पानी एक जैसा हो जाता है। तो दूध में ये पावर है, उसको विलायक कहते हैं। किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा जो है विलायक की होती है। सर्वाधिक मात्रा विलायक की होगी जो घोल सकता है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? और विलयन के अन्य पदार्थ इसी में घुले रहते हैं या घुले होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए। अब हम चलेंगे यौगिक की बात करेंगे, कंपाउंड की। हम पढ़े थे किसका?
मिश्रण का। अब कंपाउंड में अंतर देखेंगे, यौगिक और मतलब मिश्रण और यौगिक में। तो तत्व जो है, जो एलिमेंट होते हैं, वो रासायनिक क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अब एक बात जान लीजिए, जहाँ पे तत्व और यौगिक मिल जाए, तो वो मिश्रण कहलाता है। ये बात तो भूलिएगा नहीं आप। और सिर्फ तत्व में रासायनिक क्रिया होगा, मतलब रासायनिक क्रिया देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, तत्व और यौगिक मिलके हम तो मिश्रण टिक लगा दिए, लेकिन तत्व और यौगिक में भौतिक मिश्रण होगा, भौतिक क्रिया होगा, तब जाके बनेगा मिश्रण। और जब यहाँ पे तत्व में जो रासायनिक क्रिया होगा, केमिकल प्रक्रिया होगा, तब जाके एक नया यौगिक बनेगा, नया कंपाउंड बनेगा। तो दोनों में अंतर समझ गए? याद रखिएगा। तो तत्व और यौगिक आए तो मिश्रण, वो भी भौतिक रूप आ जाए, ऐसा नहीं कि लिख दे रासायनिक क्रिया, तो ये गलत हो जाएगा। रासायनिक जैसे ही क्रिया आएगा तो यौगिक टिक लगा दीजिएगा, ठीक है? और सुनिए, यौगिक के निर्माण में रासायनिक प्रक्रिया जो है शामिल होती है, और वो उसी तरह मिश्रण में क्या था, हम पढ़े थे, उसमें भौतिक प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, रासायनिक प्रक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, यौगिक में और भी सुन लीजिए, यौगिक में तीसरा अंतर क्या है कि मिश्रण से अंतर देखिए बता देते हैं। यौगिक का संगठन सदैव अस्थायी होता है। ये बेचारा जो है, किसी के बीच में अगर परिवर्तन करना हो या कुछ भी करना हो, तो ये परिवर्तन नहीं हो सकता, ये अस्थायी रहेगा। जिसके साथ मिल के कहिएगा वही उसके साथ रहेगा। ये अलग नहीं करके बताएगा कि भाई हम पानी हैं, हम नमक हैं। वो मिश्रण का काम है। लेकिन ये यौगिक का काम क्या है? ये सदैव अस्थायी रूप से रहेगा। ठीक है? तो परिवर्तन कहाँ होगा? मिश्रण में। अस्थायी कहाँ रहेगा? यौगिक में। उदाहरण इसका भी जान लीजिए, जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात होता है। मतलब हाइड्रोजन के जो हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो 2-1 का अनुपात हुआ कि नहीं? हुआ। ठीक है? तो इसी तरह कहने का मतलब क्या है कि मिश्रण में यही सवाल क्या है कि जैसे नमक और जल एक मिश्रण है, तो इसमें परिवर्तन हुआ, नमक और जल को अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है, जल में आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को कैसे अलग करिएगा? ये निश्चित है, ये रहेगा, उसी को तो यौगिक कहेंगे। तो यौगिक में संगठन जो भी होंगे, जो भी बताया जाएगा कि क्या है, तो वो अस्थायी है, परिवर्तन नहीं हो सकता, अलग नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट वर्ड ये है। अब जल में हमको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात है, कि यौगिक के गुण उसके घटकों से बिल्कुल अलग होते हैं। जितने भी घटना घट रहे हो या जो भी उससे जुड़ा हुआ है, उससे बिल्कुल अलग होगा यौगिक का गुण। कैसे? मान लीजिए जल के गुण देखा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग ही होगा ना, भिन्न होता है ना, एकदम होते हैं। हाँ, मानते हैं इसमें सदैव अस्थायी होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, किसमें? जल में। लेकिन गुण देखा जाए तो जल का अलग है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। क्लियर बात है? अब अंतर कैसे पकड़ेंगे? तो मिश्रण में गैसों के साथ, मतलब वायु के साथ बात करेगा, और यौगिक में जल की बात करेगा, पानी की बात करेगा। दोनों में अंतर समझ गए? समझ गए? वायु की बात करें तो मिश्रण, और जल की बात करें तो यौगिक। जल हमारा यौगिक है और मिश्रण वायु है। 5वां अंतर चलिए जानते हैं दोनों में। तो 5वां अंतर सुन लीजिए, मिश्रण का जो 5वां अंतर था, वो था भौतिक क्रिया द्वारा सफलतापूर्वक होगा। इसमें क्या होगा? यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो यौगिक में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होगा, केमिकल रूप से हम हटाएँगे, और मिश्रण में भौतिक प्रक्रिया द्वारा हटाएँगे। क्लियर? समझ गए दोनों का अंतर? चलिए, इसमें थोड़ा समय ले लिया मैंने जानबूझ के, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, पृथक्करण की विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है? सेपरेशन जिसे बोलते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन आज के युग में डिप्रेशन, सेपरेशन, ये बहुत ही कॉमन हो गए हैं। सेपरेशन का मतलब है कि अलग होना, अलग कर देना, अलग हो जाइए, अपने आप हो जाइए या लड़के अलग होइए, सेपरेशन हो गया। तो मेथड ऑफ सेपरेशन को हम बहुत बेहतर से चलेंगे। हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे हर इंसान के एक कोने का दर्द का शब्द है। हर इंसान के साथ ये दर्द होता है। किसी का माता-पिता का दर्द है, किसी का प्रेम का दर्द है, किसी को भाई का दर्द है, किसी का बहन का दूरी का दर्द है। तो अलग-अलग सारे रिश्ते चलते रहते हैं, उसी को हम सेपरेशन कहते हैं। कोई लड़के अलग हुए, कोई मजबूरी में अलग हुए, कोई प्राकृतिक रूप से अलग हुए, लेकिन अलग तो होते ही हैं। तो चलिए, आज सेपरेशन को एक हम अपने जीवन से जोड़कर केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तारपीन का तेल का भूमिका क्यों है? तारपीन का तेल में याद रखिएगा, यूकेलिप्टस लिप्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारपीन के तेल में यूकेलिप्टस के तेल आदि का निष्कर्षण होता है। क्या होता है? निष्कर्षण होता है तथा शोधन होता है। तो निष्कर्षण तथा शोधन किस विधि द्वारा होता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो हम बताएँगे भाप आश्वरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? भाप आश्वरण द्वारा होगा। स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा होगा। अलग कर दिया गया है कि नहीं? अलग से पता करते हैं। उसी तरह डाई की बात करते हैं। डाई में रंगों को पृथक करना किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो डाई जो हम लोग करते हैं,
डाई में जो रंग होते हैं, रंग को हम अलग-अलग बताते हैं। क्यों बताते हैं? कैसे बताते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। अगर मान लीजिए पूछ ले कि जिन मिश्रणों के अवयवों की अवशोषण क्षमता अलग-अलग होती है, कैपेसिटी ऑब्जर्व करने का, उनके पृथक करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वर्ण लेखन का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्रोमैटोग्राफी ही बोलते हैं। समझ गए? तो जिन मिश्रण के अवयव जो होते हैं, जो मतलब तत्व हैं, जो उसका अंश होते हैं, उसकी अवशोषण क्षमता अलग-अलग होते हैं। मिश्रण का कोई एक तत्व लीजिए, वो अलग-अलग होते हैं, क्योंकि मिश्रण तत्व और अयौगिक से बना है। तो दोनों के चीज़ को मिलकर अवयव का नाम दे दिया। तो मिश्रण का जो भी तत्व और यौगिक है, उसका अवशोषण होता है, वो भी अलग-अलग होगा। अलग होगा, तो उनको पृथक करना है हमको। तो किस तकनीक के द्वारा? मतलब पानी और नमक को अलग करना है, तो कैसे करेंगे? मिश्रण में मतलब वायु में हमको अगर पृथक करके बताना है कि इसमें क्या है, तो कैसे करेंगे? वर्ण लेखन द्वारा करेंगे। क्रोमैटोग्राफी, यौगिक तो जल है और मिश्रण वायु है ना? तो अगर हमको वायु के रूप में अलग करना है, तो वायु में पता करना है कि उसमें क्या है, तो कैसे करेंगे? अलग-अलग करके बताएँगे, तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम वर्ण लेखन कहेंगे, क्रोमैटोग्राफी कहेंगे, है ना? चलिए, वर्ण लेखन क्या है? क्रोमैटोग्राफी तकनीक की खोज किसने की थी? तो हम बताएँगे मिखाइल स्वेट ने की थी। किसने की थी? मिखाइल स्वेट ने की थी। और चलिए फास्ट चलते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। किस द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो अपकेंद्रीयकरण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अपकेंद्रीयकरण का प्रयोग करते हैं। जाँच प्रयोगशाला में रक्त की जाँच को जो है किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो अपकेंद्रण द्वारा किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा किया जाता है। अपकेंद्रीय पढ़े होंगे। अगर मान लीजिए एरे एरोसॉल क्या है? एरोसॉल पूछे तो किसी गैस में द्रव या ठोस कणों के परिक्षेपण से बना क्या है? कोलाइड है। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए पूछ ले आपसे कि जल एवं चौक मतलब खड़िया जो होता है के मिश्रण को किसके द्वारा अलग करते हैं? तो जल और चौक अगर है उसमें अलग करना है तो कैसे करेंगे? अवसादन के द्वारा करेंगे, मतलब सेडीमेंटेनेस के द्वारा करेंगे। सेडीमेंटेनेस बोल दीजिए, ठीक है? अवसादन और निस्तारण की अगर हम बात करें तो देखिए जब किसी द्रव मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाए, स्थायी छोड़ दिया जाए, तो मिश्रण के अघुलनशील पदार्थ बर्तन की तली पर एकत्र होने या हो जाती है या एकत्र हो जाता है। तो यह प्रक्रिया अवसादन कहलाता है। सही बात है। और याद रखिएगा ऊपरी द्रव को पृथक कर लेना उसे हम निस्तारण कहते हैं। जो नीचे तली में रह गया वो प्रक्रिया हो गया अवसादन। पता चल गया? और जो ऊपर की ओर हो गया, ऊपर के द्रव को अलग कर दिया उसे कह देंगे निस्तारण। ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है? तो सेडी मेंटेनेंस बोल दीजिएगा अवसादन को, निस्तारण को बोलिएगा डीकंटेशन, कंटेंशन बोलिए, कंटेंशन बोल दीजिए। तो डीकंटेंशन और सेडी मेंटेनेंस ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इंग्लिश में मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे जरूरी नहीं था। अवसादन निस्तारण पूछेगा हिंदी में तो हिंदी में टिक लगा दें। अब चलिए और थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे और है कि अब थोड़ा फास्ट चल रहा है तो खत्म करते हैं। मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रभाजी अवसाद जो है आशमन कहलाता है। ठीक है? प्रभाजी आशमन कहेंगे। सॉरी। तो प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो प्रभाजी आशमन कहेंगे या डिस्टिलेशन कहेंगे। अगर मान लीजिए पूछे स्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल की स्वेच्छा परत को हटाना क्या कहलाएगा? निस्तारण कहलाएगा। निस्तारण को ही इंग्लिश में क्या बोले थे? डिकंटेशन। ठीक है? अगर मान लीजिए आपसे पूछे नमक व मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है, सब्लिमेशन के द्वारा किया जा सकता है। याद ये भी रखिएगा। विशरण की बात करें और निःसरण की बात करें, इन दोनों में संबंध जो है क्या है? बताइए। विशरण विशरण और निःसरण। तो देखिए निःसरण जो है किसी सूक्ष्म छिद्र से होने वाली विशरण को ही कहा जाता है निःसरण। मतलब मिश्रण कब होगा? जब किसी चीज़ को निकलेगा, मिश्रण होगा, तभी तो। अब कैसे निकलेगा? एक छिद्र द्वारा निकलेगा, एक उसका मार्ग होगा, माइक्रो छिद्र कहते हैं। आगे चलिए। सैलिसिलिक अम्ल जो है आयोडीन, सैलिसिलिक अम्ल, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, शुष्क बर्फ आदि का पृथक्करण विशुद्ध यौगिक से
जो है किस विधि द्वारा करते हैं, मतलब किस विधि द्वारा अलग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही अलग करेंगे या सब्लिमेशन के द्वारा ही करेंगे। पृथक्करण पढ़ रहा है ना, पृथक्करण में तो अलग। तो याद रखिएगा सैलिसिलिक अम्ल को, सैलिसिलिक अम्ल, आयोडीन, पोटेशियम क्लोराइड या मर्क्यूरी क्लोराइड या शुष्क बर्फ आदि को अगर हमको पृथ्वीकरण करना है, पृथ्वीकरण में तो अलग करना है इसको, ठीक है? मतलब इसे हमको सप्रेशन देना है, दोनों को अलग करके एकदम रुवाना है, सप्रेशन दे देना है जिंदगी में। तो कैसे करेंगे? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा करेंगे, सब्लिमेशन द्वारा, ठीक है? एक तरफ दूसरों को तारीफ करेंगे और फिर अलग कर देंगे। धीरे-धीरे मतलब आसानी से अलग नहीं करेंगे, धीरे-धीरे उसमें वो जहर बोएँगे, धीरे-धीरे उससे अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक प्रक्रिया द्वारा करेंगे, ऊर्ध्वपातन द्वारा करेंगे, है ना? ऐसे समझने के लिए मैं समझाता हूँ, क्योंकि आज के कलयुग में कई लोगों के पास सिर्फ सप्रेशन और डिप्रेशन के सिवा कुछ है नहीं। तो सप्रेशन का मतलब ही होता है पृथ्वीकरण। पृथ्वीकरण में तो अलग, अलग करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति अगर हो, तो तीसरा व्यक्ति हो सकता है, या तीसरा व्यक्ति ये नहीं कि तीसरा ही व्यक्ति हो। तीसरा व्यक्ति मेरा मन का तीसरा व्यक्ति है, मेरा नेगेटिविटी हमारा तीसरा व्यक्ति बन सकता है। तो हो सकता है इन दोनों के बीच में जो सप्रेशन आया, कहने का मतलब कहीं न कहीं अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन का इस्तेमाल किया गया। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, वाष्पन की बात करें। अब इवोपोरेशन की बात करें, तो वाष्पन से ठंडक क्यों उत्पन्न होता है? तो द्रवों की सतह से होने वाले वाष्पीकरण के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे ताप कम हो जाते हैं। जिससे क्या होते हैं? ताप कम हो जाते हैं। और भी बात करें, जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया कहलाती क्या है? तो विसंक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसंक्रमण कहलाएगी। और भी बात करें, परिवर्तन की बात करें, प्रक्रिया की बात करें, तो सुनिए, ठोस द्रव, ठोस से द्रव में जो परिवर्तन हो रहा है उसे गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, गलन कहेंगे, गलनांक कहते हैं, ऐसे बोलिए। द्रव को गैस में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वाष्पीकरण कहलाएगा। द्रव जो है गैस में बनेगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण। और द्रव में ठोस में परिवर्तन हो रहा है, तो द्रव जो है ठोस बन जा रहा है, तो जमना कहलाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। और गैस को ठोस में अगर परिवर्तित हो रहा है तो निक्षेपण कहलाएगा, डिस्पोजिशन कहलाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया है आपके प्रक्रिया खत्म। अब थोड़े-से जान लीजिए, यहाँ इम्पोर्टेंट है ये, सुन लीजिए सिर्फ और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए क्रिस्टलीकरण आ जाए, तो क्रिस्टलीकरण को क्या लिखिएगा? समुद्री जल से नमक के शोधन में अशुद्ध नमूने से फिटकरी के क्रिस्टलों से पृथक करना, उसे अलग कर देना। समझ गए? यही क्रिस्टलीकरण होता है। मान लीजिए समुद्र से हमको नमक निकालना है, उसमें अशुद्ध जो है नमूनों से फिटकरी के द्वारा ये प्रक्रिया करते हैं, उससे हम अलग करते हैं। ये हो गया। आचमन जो है, डिस्टिलेशन जिसे बोलते हैं, ये कच्चे तेल से ईंधन के विभिन्न रूप को पृथक्करण करना, मतलब सेपरेशन देना, या अल्कोहल, साबुन आदि का निर्माण करना, ये सब होता है, क्या होता है? आचमन के द्वारा। प्रभाजी आचमन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? तो ये होता है पेट्रोल, जो पेट्रोलियम उत्पादों होते हैं, उत्पादों से उनके घटकों, मतलब पेट्रोल और डीजल आदि का पृथक करना, दोनों को अलग बताना कि पेट्रोल अलग है और डीजल अलग है, सेपरेशन देना। देखिए, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ को अगर आप पॉज़िटिव लीजिएगा, तो मान लीजिए किसी से आपको सेपरेशन हो रहा है, किसी के जीवन में अगर दूरियाँ बन रही हैं, तो आप सोचिए कहीं न कहीं ऊपर वाले ने आपके लिए भविष्य बेहतर किया है दोनों के लिए। तो आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें और एक अच्छा मार्ग समझें कि आपको अपने काम पे फ़ोकस। अब ये नहीं कि एक गए और दूसरे की ओर अगर आकर्षित होंगे, तब वो सेपरेशन फिर से आपको आएगा। इसलिए आकर्षित नहीं हो रहा है, काम पे फ़ोकस कर दीजिए और ऐसा ऑरा बनाइए, जो जीवन में कोई भी आए, दोबारा आने की संभावना ना बने। और अगर आए, तो फिर लिमिट में और औकात में आए। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ण लेखन की बात करें, जिसे हम क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। ये प्राकृतिक रंग तथा डाई से वर्णकों को पृथक करना। प्राकृतिक रंग और डाई में अलग कर दिया, सेपरेशन दे दिया। और क्या हुआ? अब देखिए, रक्त से नशीले ड्रग्स को पृथक करना। रक्त में जो ड्रग्स है हमारा, है ना? नशीला चीज़, उसे हटा देना, सेपरेशन है। अब देखिए, खून में अगर ड्रग्स है और वो हट रहा है, तो मेरे लिए पॉज़िटिव ही है ना। तो कोई-कोई जीवन में आपके सेपरेशन के लिए बहुत ही नेगेटिविटी होता है। तो वो अगर हट रहा है, तो बेहतर है। हाँ, माध्यम कोई भी हो, आपके तरफ से छल नहीं होना चाहिए। अगर वो जा रहा है, तो जाने देना चाहिए। बस खुश होना चाहिए, थैंक यू बोलिए। क्योंकि जीवन में आपका सेपरेशन होना, आपके जीवन का ही उचित मार्ग है। और इसलिए कहा जाता है, कर्म आप अपना कीजिए, फल तो चिंता मत कीजिए, फल तो मिलेगा ही, अवश्य मिलेगा, मिलता ही है। ठीक है? उर्ध्वपातन की बात करें, सब्लिमेशन की बात करें। सब्लिमेशन जो होता है वो कपूर, जैसे कपूर एग्ज़ाम्पल सुनिए सब्लिमेशन, कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेपथलीन नेपथेलीन, शुष्क बर्फ और सैलिसिलिक अम्ल और मर्क्यूरी क्लोराइड और एंथ्रासिन
आदि को पृथक करना, अलग करना, सप्रेशन देना, ये भी हमारा ऊर्ध्वपातन है। निस अब देखिए निस्यंदन, जिसे हम फिल्ट्रक्शन बोलते हैं या फिल्ट्रक्शन बोल दीजिए, ये अशुद्ध जल का शुद्धिकरण करता है। अब केंद्रण क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? तो डेयरी और घरों में जो दूध से मक्खन निकाला जाता है, ये भी हमारा अपकेंद्रीयकरण के कारण होता है। रक्त और मूत्र के परीक्षण में विभिन्न जो कारण होते हैं उसका सप्रेशन करना, अलग करना, बताना। भाप आसवन क्या होता है? तो ये होता है कि चंदन का तेल, ठीक है, चंदन का तेल अलग बनाया जाता है चंदन से। एनिलीन एक आता है, तारपीन का तेल आ गया, यूकेलिप्टस का तेल आता है, आदि का निष्कर्षण करना, उसका शोधन करना या पृथ्वीकरण करना, वही भाप आसवन में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया? तो ये सेपरेशन विधि था, बता रही है मैंने, मेथड था। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, परमाणु संरचना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब पढ़ते जाएंगे, सिर्फ फास्ट पढ़ते जाएंगे, क्योंकि रैपिड फायर की तरह पढ़ना है, क्योंकि हमको साइंस का ये भी तरीका खत्म करना है। सिर्फ पढ़ते जाएंगे, सिर्फ सुनते जाइएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है और आने वाला संभावित क्वेश्चन। सुनिएगा, परमाणु का अवयव की बात करेंगे, कंपोनेंट्स आइटम से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ेंगे। तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो हम बताएंगे ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। और कब किया था? 1803 में किए थे। कब किए थे? 1803 में। आगे चलेंगे, परमाणु आभास जो है यह किसने प्रस्तावित किया? बताइएगा किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने ही किया था, ठीक है। परमाणु संरचना बताइए का आधुनिक विचार किसने प्रस्तुत किया? मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने बताया? तो एरविन, क्या नाम है, श्रोडिंगर ने किया था। कब किया था? 1926 में किया था, 1962 में किया था। और सुनते हैं, एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, इफेक्टिव जो रेडियस होता है, कितनी होती है? बताइएगा परमाणु का। तो 10 पे पावर -10 एम होता है, ठीक है। चलिए देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं, बताइएगा कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना? 3 है ना परमाणु संरचना का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 3 है, याद रखिएगा। आगे पूछिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में उपस्थित हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे समान रूप से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में आता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए वो मूल कण के समान संख्या में नहीं आएगा। लेकिन चलिए आगे बताएंगे क्या होगा। परमाणु नाभिक के अव्यय कौन है? बताइएगा कौन से? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। परमाणु नाभिक के एटॉमिक न्यूक्लियस का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य भूमिका निभाता है। हीलियम की बात करते हैं, हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बराबर है ना, समान है। तो हीलियम में अगर देखा जाए, हीलियम के नाभिक में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछे तो 2-2 होंगे, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। और चलिए नाभिक की बात हो रही है, तो नाभिक में उपस्थित होने के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के समूह के रूप में क्या होता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने के कारण, समूह होने के कारण, नाभिक में जो उपस्थित होने के कारण न्यूक्लियॉन कहा जाता है इसे। और चलिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या होती है? मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगी? तो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होगी, ठीक है। उपस्थित होगा तो प्रोटॉनों की संख्या की बराबर होगा, ये मान के चलिएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, उसका अनुपात कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का 1, ठीक है, और प्रोटॉन का कितना होगा? 1837, मतलब 1837, याद रखिएगा, 1 रेशियो, याद रखिएगा 1837, मतलब 1837 बता दीजिएगा। आगे चलेंगे, किसी रासायनिक यौगिक मतलब केमिकल कंपाउंड्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु होती है। मोलिक्यूलस होता है ना, मोलिक्यूल। अगर बात करें डाल्टन के अणु, जॉन डाल्टन के अणु का क्या नाम दिया था? मतलब क्या नाम दिया गया था? बताइएगा, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु दिया था, कंपाउंड एटॉमिक नंबर दिए थे। और सुनिए, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी है। इसकी खोज किसने की? तो पाउल जी किए थे। कब किए थे? 1930 में किए थे। तो पाउल जी कौन है? वुल्फ गैंग पाउल नाम है पूरा, जो कि न्यूट्रॉन की खोज किए थे 1930 में, 1930। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, ठीक है कौन है? पॉजिट्रॉन है। अगर इसी का कोई अंग, प्रतिकण मतलब अंग, अंश तो पॉजिट्रॉन, याद रखिएगा। और चलिए अब देखिए, पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन आदि जो हैं मूल कणों की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है, अनस्टेबल है, स्टेबल हो ही नहीं सकता,
अस्थाई है, ठीक है? और चलिए, अगर बात करें जब कोई धातु धनावेशित होती है, तो इसका अर्थ क्या है? धनावेशित मतलब प्लस का है, पॉजिटिव है, तो वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया गया है। धन आवेशित तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या आता है? ऋणात्मक, इसलिए। और चलिए समझते चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के नाभिक की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। परमाणु क्रमांक से क्या होगा? अधिक होगा। अब देखिए, प्रमुख अब परमाणविक कण की बात करेंगे। अब लग गया, अब परमाणविक मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ेंगे। पार्टिकल माने कण होता है। तो देखिए, जैसे मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है? परमाणु का 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है? जिसमें से मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के लिए भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉन की भी भूमिका है, लेकिन आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान रूप से देखा जाता है। अब देखिए, इसमें भी बाँटा हुआ है। परम आवेश कूलाम के रूप में बाँटा गया है, कूलाम मतलब सी के रूप में। सापेक्ष आवेश की बात की गई है, द्रव्यमान की बात की गई है, लगभग द्रव्यमान की और खोजकर्ता की बात की गई है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर सिंबल की बात करें तो ई से इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका कूलाम के रूप में, सी के रूप में बताइए, तो हम बताएँगे कि -1 पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक। तो -1 दशमलव मतलब 1.6022 गुणे 10 पे पावर -19 होगा। क्लियर हो गए? मतलब 1.6022 गुणे 10 पे पावर 19 मतलब -19 होंगे। और चलिए, सापेक्ष आवेश तो इसका समझ गए, जब -1 है तो 1 है। अगर मान लीजिए द्रव्यमान, इसका मास पूछे केजी के रूप में, तो कैसे बताइएगा इलेक्ट्रॉन का? तो हम बताएंगे 9.1094 गुणे 10 पे पावर 31 मतलब 10 पे पावर -31, यही होगा। तो 9.1094 इंटू 10 पे पावर जो है -31 है, मतलब 31 है। याद रखिएगा, द्रव्यमान के रूप में। और चलिए, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है तो नॉर्मल है कि द्रव्यमान का अगर देखा जाए तो 0 होगा लगभग। इसका मास में 0 हो जाता है, माइनस है तो 0 है। इसका खोज करने वाले जे थॉमसन हैं, क्लियर हो गए। अब चलिए प्रोटॉन की बात करें। प्रोटॉन का पी से संबंधित है, ये प्लस में होगा और सेम ही हो जाएगा, ठीक है? 1.6022 गुणे 10 पे पावर -19 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह बस इतना ही ध्यान रखना है, और सेम ही हो जाएगा, बस -27 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा कि 1 पॉइंट प्रोटॉन जो है यहाँ पे 1.67262 होगा, क्योंकि द्रव्यमान केजी में अगर बोलेगा ना तो प्रोटॉन का चेंज हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। और इसमें 1 हो जाएगा, 0 की जगह पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन का मान, जो द्रव्यमान पूछेगा तो 1 हो जाएगा। और इसका खोलने वाले मतलब खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, ठीक है? गोल्डस्टीन है प्रोटॉन का खोजकर्ता। और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता एन से इंडिकेट करते हैं तो 0 होगा, 0 होगा दोनों, कूलाम भी आवेश भी। और इसका केजी में देखें तो सेम ही हो जाएगा जो प्रोटॉन का है, क्योंकि यही द्रव्यमान जो है सेम होता है। और एक ये भी मतलब द्रव्यमान से में तो 1-1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किए हैं। क्लियर हो गया? ये ज़रूरी था, पढ़ लिए। आगे चलेंगे, प्रोटॉन की खोज जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। और याद रखिएगा, गोल्डस्टीन ने कब की थी? 1886 में किए थे, मतलब 1886 में किए थे। परंतु इसका नामकरण जो हुआ था वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में मतलब 1920 में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने किया था। तो इसका नामकरण अगर पूछेगा किसका? प्रोटॉन का, तो हम बताएँगे रदरफोर्ड। और खोजकर्ता के रूप में देखा जाए तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। याद रखिएगा, जो कि 1886 में ही किए थे। लेकिन नामकरण दे दिए भाई कौन? न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक रदरफोर्ड 1920 में। इसलिए इनका नाम भी आता है। तो दोनों नाम आएँगे, ठीक है? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। ध्यान रखना होगा कि पूछ क्या रहा है। दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। अब देखिए, क्वार्क, क्वार्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वार्क। क्वार्क क्या है? सुनिए। क्वार्क एक मौलिक कण है, ठीक है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है। मौलिक मतलब फंडामेंटल, कण माने पार्टिकल्स, ठीक है? क्वार्क जो है अन्य क्वार्क कणों से संयुक्त होकर मतलब जुड़कर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि हेड्रॉन कणों का निर्माण करते हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो मौलिक कण से मिल जाएँगे तो हेड्रॉन का काम करेंगे, निर्माण करेंगे। क्वार्क स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, ठीक है? क्वार्क जो है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाएगा, फ्रीडम रूप से नहीं पाया जाएगा। यह जो है क्वार्क जो है 6 प्रकार के होते हैं। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म। याद रखिएगा। मतलब अप, डाउन, टॉप, बॉटम मतलब ऊपर-नीचे, स्ट्रेंज और चार्म, ये सब स्टेप में होते हैं। जैसे देख लीजिए। द्रव में देखा जाए अणुओं के क्वार्क तक, द्रव से लेके, तो देखिए अणु देख लीजिएगा ये सब, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको ऑनलाइन इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब देखिए ठोस गोला मॉडल। ठोस गोला मॉडल कौन दिया?
अब चलिए ये जानते हैं। तो देखिए ठोस गोला मॉडल की बात करेंगे। ये जो है देखिए परमाणु मॉडल के आधार पर जो परमाणु संरचना हुए हैं, उसकी बात कही गई है, जिसमें ठोस गोला मॉडल है, नाभिकीय मॉडल है और ग्रहीय मॉडल है। ये तीनों अलग-अलग व्यक्ति दिए हैं, लेकिन कब कैसे दिए हैं चलिए हम जानते हैं। तो ठोस गोला मॉडल को हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए जॉन डाल्टन का बहुत ही अच्छी भूमिका है कि जॉन डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत दिए थे 1803 में, उसमें इसकी भूमिका ज़रूरी थी ठोस गोला मॉडल का। ठीक है? मतलब द्रव अविभाज्य है, परमाणुओं से बना है। तो द्रव जो है अविभाज्य परमाणुओं से बना है, ये जॉन डाल्टन के सिद्धांत पे कहा गया है, वो भी ठोस गोल मॉडल के आधार पर कहा गया है। एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भिन्न होते हैं, एकदम सही है। ये भी हमारे जॉल डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत पे कहा है, याद रखिएगा। अलग-अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। ये ठोस मॉडल के लिए बताया जा रहा है, ठीक है? अब ठोस मॉडल पे ही आओ देखिए, उसके बारे में क्या कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट, बस उन्हें पूर्ण व्यवस्थित किया जा सकता है। और ये जॉन डाल्टन के सिद्धांत में ये सब बातें कही गई है, वो भी ठोस मॉडल के आधार पे मतलब दिया गया है। क्लियर हो गए? अब आ जाते हैं नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, जो कि देख लीजिए पिक्चर। अब चलिए इसमें देने वाले जो है हमारे रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, ठीक है? अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु सिद्धांत जो दिए थे, वो दिए थे 1911 में। कब दिए थे? 1911 में। तो रदरफोर्ड के अब सिद्धांत करते हैं, जो कि नाभिकीय मॉडल कहेंगे। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, इस सिद्धांत से जुड़े हुए शब्द पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? तो सुन लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है परमाणु का जो है संपूर्ण द्रव्यमान एक अति सूक्ष्म केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे हम परमाणु नाभिक कहते हैं। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। धनावेशित मतलब प्लस में होता है, पॉजिटिविटी में होता है। और सुनिए, नाभिक के बारे में ही। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय वृत्ताकार में पथ पर जो है बहुत तीव्र गति से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से मजबूत और वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बांधे होते हैं। ये न्यूक्लियर मॉडल को दिया गया है और ये रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में बताया गया है 1911 के हिसाब से। उसके बारे में बताया गया विशेषता, जो कि मैंने अभी बताया आपको। अब हम चलेंगे तीसरा, ग्रहीय मॉडल, जो कि ग्रह के हिसाब से बनाया गया है, जिसे हम प्लैनेट मॉडल भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसके दिए थे निल्स बोर दिए थे, जो कि निल्स बोर का परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि ये दिए थे 1913 में। 1911 में कौन दिए? रदरफोर्ड। उससे पहले परमाणु के बारे में जो मॉडल ठोस गोल मॉडल दिए, वो दिए थे हमारे जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत के आधार पर दिए थे, जो कि 1803 में ही दिए थे। ठीक है? तो इसी तरह ये 1913 में दिए हैं, नील बोर ने परमाणु का सिद्धांत दिए हैं और इसके बारे में चलिए जानते हैं कुछ-कुछ खास बातें। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। क्लियर हो गए? इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर गति करते हैं, उसे हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कक्षा कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसे भी हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, जो किसको? ग्रहीय मॉडल को। कक्षा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं बदलती है। समय के साथ नहीं बदलती है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा कौन-सा मॉडल में? ग्रहीय मॉडल में कहा गया है। और कौन-सा सिद्धांत? तो नील बोर का परमाणु सिद्धांत। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, परमाणु संबंधी मॉडल की बात करेंगे, एटॉमिक रिलेटेड मॉडल की बात करेंगे। इसमें भी फटाफट चलेंगे और परमाणु से ही संबंधित सारे सवाल हम क्लियर करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। कितने सिद्धांत हम देख लेते हैं। हाँ, चलिए और देखते हैं। तो देखिए, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो हम बताएँगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर है। किसके सिद्धांत पे है? अनिश्चितता, मतलब निश्चित नहीं है। याद रखिएगा, इस सिद्धांत पे काम करता है किसके? हाइजेनबर्ग के। बोर का परमाणु मॉडल अगर पूछे तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर दिया गया है। और याद रखिएगा, नील बोर जो दिए थे, वो ग्रहीय मॉडल दिए थे, याद रखिएगा। रदरफोर्ड द्वारा पतले स्वर्णपर्ण मतलब गोल्ड फॉयल पर जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रकीर्णन जो है प्रयोग किया। किसकी खोज के लिए उत्तरदायी माने गए रदरफोर्ड? तो परमाणु नाभिक के लिए। कब? 1911 में। इसलिए इन्हीं का नाम पे जो है नाभिकीय मॉडल दिया गया है। फिर से सुन लीजिए बढ़िया से कि रदरफोर्ड द्वारा पतले स्वर्णपर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है, जो कि 1911 में दिए थे। और 1911 में दिए थे, तो इसलिए इन्हीं के नाम पे नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा दिया गया था। देखिए परमाणु के बारे में सब दिए हैं, लेकिन अलग-अलग नाम दिए। ठोस मॉडल डाल्टन, नाभिकीय मॉडल कौन? रदरफोर्ड और ग्रहीय मॉडल नील बोर। चलिए अब देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन
प्रकीर्णन प्रयोग ने जो है परमाणु में जो है किसकी उपस्थिति को सिद्ध किया है? तो परमाणुओं के न्यूक्लियॉन को सिद्ध किया है। एकदम सही बात है, रदरफोर्ड ने जो दिया था। इससे पहले जो दिए थे, वो कौन दिए थे? इनके पहले देने वाले व्यक्ति और कौन हैं? बताइए, नाम बताइएगा। चलिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के भीतर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश निहित रहता है, ये बताए थे। कौन है? ये बताए थे। कौन? रदरफोर्ड बताए थे। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और वेग दोनों में वृद्धि होती है। ये सवाल पूछता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि कितनी होती है? तो 10 पे पावर माइनस 27 ग्राम होता है। मतलब 10 पे पावर माइनस 27 ग्राम होता है, याद रखिएगा। बाइलिंगुअल होने के चलते दोनों मिक्स करके बोलता हूँ, जिससे फन हो, याद हो। आगे चलेंगे, तत्वों की प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं, विन्यासीकरण बोला जाता है, इसके द्वारा हम लोग करते हैं, तत्वों की प्रकृति को हम ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं कोष, उपकोष और कक्ष की बात करते हैं। सेल, सबसेल और ऑर्बिटर की बात करेंगे, जिसमें सवाल जो पूछते हैं हम वो क्लियर करेंगे। तो देखिए, सवाल है कि 0 कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 50 होती है, 50 होती है। 0 सेल में अगर पूछे तो 50। अगर पूछे किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उस कोष का मतलब उस सेल में उप कोषों की संख्या मतलब सब सेल का क्या करती है? व्यक्त करता है। कोष में भी उप कोष की संख्या व्यक्त करेगा। और सुनिए, और सवाल क्या है कि किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में उनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यासी कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कहिए या कन्फिगरेशन कह दीजिए। आप पे डिपेंड करता है, आप जितना शब्द को तोड़िएगा, उतना आपको याद होगा। बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश क्या? इंग्लिश को तोड़ दीजिए। हिंदी नहीं है, जैसे हम हिंदी को जोड़-जोड़ के बोलते हैं, उसी तरह इंग्लिश को जोड़-जोड़ के बोलिए। इंग्लिश का एक स्पेशल चैनल लाने जा रहा हूँ, स्पेशली जो कि फन और कॉमेडी और मज़े के साथ लाऊँगा, जिससे आपको मन लगेगा और आपको इंग्लिश बोलने भी आएगा। ये नन्हे अकाडमी का वादा है। चलिए, परमाणु के वाहक कोष की बात करेंगे। आउटर शेल को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे हम ज़्यादा अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। हम सिर्फ़ जानते हैं कि एग्ज़ाम निकलवाना है, तो एग्ज़ाम तक ही लेवल की बातें होंगी। हाई लेवल की बातें तो बहुत दुनिया में कर रहे हैं, है ना? तो चलिए, परमाणु के वाहक कोष को क्या कहते हैं? संयोजी कोष कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, कोष, उपकोष और कक्ष की बात करेंगे, तो पूरा डिटेल जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, उसे हम कोष या कक्ष कहते हैं, मतलब कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोष में विभाजित होता है। एक कोष में या प्रत्येक उपकोष में सब सेल में विभाजित होता है, जिन्हें हम एसपीडीएफ अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सही बात है। अगर सब सेल को देखना हो, अगर सेल में और सब सेल में परिवर्तन हो रहा है, तो एसपीडीएफ 4 अक्षरों द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ऐसे त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या पाए जाने की प्रायिकता मतलब संभावना सर्वाधिक होती है, उसे हम कक्ष कहते हैं। मतलब कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक, ऑर्बिटल कहते हैं। याद रखिएगा। जिसमें त्रिविमीय होते हैं क्षेत्र में, मतलब डी डायमेंशनल क्षेत्र अगर जहाँ पे है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो संभवतः सर्वाधिक होते हैं। उसी को हम कक्षक कहते हैं। तो हर ढंग से मैंने बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे बता देते हैं कि परमाणु के बाह्यकोश, जिसे आउटर शेल बोलते हैं, में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। याद रखिएगा, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अगर पूछे किसी कोश में, कोश मतलब सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 2n स्क्वायर हो सकती है। मतलब n का मान कितना भी हो सकता है। अगर 2 गुने 2 पे पावर 2 कर दीजिए, तो जो रहेगा मान उसका इससे सोल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि कोश, उपकोश और कक्षक की बात करेंगे, सेल, सब सेल, ऑर्बिट की बात करेंगे। तो देखिए, n से हम मान लीजिए n जो है 4 है, मान है, तो 2n स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा मान। और हम कितने रूप में कोश को सब कोश में बदलते हैं, सब सेल में? तो एसपीडीएफ में बदलते हैं, 4। अब n का बराबर 4 है, n के बराबर 2 है, तो इस सबको निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे? 2n स्क्वायर याद करेंगे। इसमें सब निकाल दीजिए। प्रथम कोश है, उपकोष कितने होंगे? तो एस हो जाएगा, एक ही होगा। अगर मान लीजिए जिसमें मान लीजिए n बराबर 3 है, तो 3 कोश हैं, तो 3 कोश तो 3 उपकोष होंगे, कौन होंगे? एस, पी, डी होंगे,
है कि नहीं? याद रखिएगा। अगर जिसमें 4 है, तो 4 है तो पूरा हो जाएगा एस, पी, डी, एफ सब हो जाएँगे। ये उपकोष हो जाएँगे। कोष हमारा कितना है 4। तो ऐसे कोष निकालने के लिए सूत्र तो बता ही दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे वही जान लीजिए कैसे निकाल सकते हैं। तो कोष है, उपकोष है, कक्षक है, इलेक्ट्रॉनिक की कुल संख्या है। मान लीजिए k कोष है, तो k कोष है तो n बराबर कितना मान दिया 1, तो निकाल दीजिए। तो कितना होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि कक्षक कितने होंगे? 1 होंगे, ऑर्बिट 1 होंगे, क्योंकि 1 है और 1 है तो मतलब एस होगा। उपकोष कितना होगा? एस होगा। उपकोष को कितने भाग में बाँटा गया? 4 भाग में, एस, पी, डी, एफ 4 भाग में। तो के वाला में होगा। अब एल कोष में बाँटा हुआ है, तो एल कोष में कितना है? n बराबर 2 है, तो 2 होंगे एसपीडी क्या होगा? उपकोष हो जाएगा। तो अब कैसे सूत्र निकालने बोले थे? 2n स्क्वायर वाला सूत्र निकाल दीजिए। तो कितना आएगा? 4 आएगा, है ना? याद रखिएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कितने होंगे टोटल? 8 हो जाएँगे। क्यों हो जाएँगे? 2 अब यहाँ पे 2 के पावर 2 करिए तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक की संख्या? तो 2 गुने 4 होगा तो कितने होगा? 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक की संख्या। सूत्र वो निकालना है। 3 1 4 तो ऐसे ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट के हिसाब से। ऑर्बिट कितने थे? है ना? ऑर्बिट का मैंने क्या बताया कि जिसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और जिसकी संभावना 3 डायमेंशनल होगा, उसी को हम कहेंगे कक्षक कहेंगे, है ना? तो 3 डायमेंशनल के रूप में चलेगा। अब 3 डायमेंशनल तो 3 देख रहे हैं ना? 1 + 3 4 तो जोड़ने पे 4 आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी होगी? सूत्र बता दीजिए 2n²। अब उसी तरह n कोष का पूछते, m कोष का पूछते, n कोष का पूछते, o कोष का पूछते और p कोष का, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए ओ कोष है 5 हो गया मतलब जी हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 हो गया तो एफ जी एच हो जाएगा, लगातार फिर बढ़ जाएगा। एफ जी एच हो जाएगा 7 होगा तो मतलब मेन तो 4 होना चाहिए उपकोष एस पी डी एफ याद रखिएगा ये 4 होना चाहिए। और उसी तरह फिर मल्टीपल कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो कौन सा सूत्र? 2n² सूत्र। अगर मान लीजिए आपका कक्षक बोलेगा ऑर्बिटल निकालने के लिए तो 3 डायमेंशन तो प्लस होगा ही, हर में 3 डायमेंशन होगा। उसके बाद जो संख्या है उसमें जोड़ते चले जाइए, ठीक है? ये ध्यान रखना होगा और समय 3 के हिसाब से करते चले जाइएगा। चलिए। क्योंकि अभी टाइम है नहीं, अभी ऑनलाइन है और रैपिड फायर की तरह पढ़ाना है तो समय नहीं देना है। धातुओं की बाह्यतम कक्षा में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हम बताएँगे 5, 6, 7, 8 याद रखिए 5, 6, 7 या 8 जो है बाह्यतम कक्षा होते हैं, आउटर मोस्ट शेल होते हैं इलेक्ट्रॉनों की। अगर मान लीजिए अधातुओं की बाह्यतम कक्षा पूछे तो, अगर मान लीजिए बाह्य कोश मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है क्योंकि बाहर कितना है? 8 होता है। चलिए, कोश मतलब शेल 8 होते हैं, याद रखिएगा। अब क्वांटम संख्या की बात करेंगे तो क्वांटम संख्या के हिसाब से चलिए जानते हैं। तो रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्वांटम की संख्या किससे मतलब किसे जो है प्रदर्शित करती है? तो चक्रण को स्पिन की प्रदर्शित करती है। अगर मान लीजिए प्लांक की क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे, तो प्लांक की क्वांटम सिद्धांत आप पढ़ते हैं तो ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा के उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे-छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। ठीक है? तो क्वांटा अथवा फोटॉन कहा जाता है। क्वांटम को ही फोटॉन भी आप कह सकते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो, मतलब नहीं हो सकती है या यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो पाउली ने किया था। किसने किया था? पाउली ने किया था। अब सुनिए, अपवर्जन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वल्फगंग पाउल के द्वारा किया गया। क्या किया गया? वल्फगंग पाउल के द्वारा किया गया। अगर जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? तो दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विपरीत चक्रण में होगा। क्लियर हो गए? अब देखिए क्वांटम संख्या अगर देखा जाए तो n, l, n, i, m ऐसे बता दीजिएगा, s ऐसे बता सकते हैं। तो ये सब क्लियर करिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम। सॉरी, चलिए। अभी ऑनलाइन है तो इसलिए ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं चलेंगे। ऐसे क्वांटम संख्या जो उपकोष मतलब सबसेट की आकृति मतलब शेप को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है? ड्यूगेंसी। ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या कहलाएगी। ठीक है? ये उसी में जो ऊपर आपको दिखाया गया पिक्चर। अगर मान लीजिए पूछे कि चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करेंगे, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती कैसे है? तो कक्षकों का अभिविन्यास में करेगी, ये भी सही है। अगर आपसे पूछेगा कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों से या इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ऑफ बॉल सिद्धांत द्वारा ही निर्धारित होंगे। समझ गए? अब ऑफ बॉल पढ़े तो ऑफ बॉल के बारे में चलिए जानते हैं। तो उपकक्षाओं
में जो है इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं और उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोष अथवा कक्षाओं में भरे जाएंगे या भरे जाते हैं। तो जैसे उपकोष अथवा कक्षाओं का देख लीजिए, N1s, N2s, 2p, है ना? ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, अब समस्थानिक एवं समभारी की बात करेंगे, आइसोटॉप और आइसोबार की बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है। इससे पूछता है, तो आज क्लियर करेंगे। समस्थानिक को आइसोटॉप, समभारी को आइसोबार बोलते हैं। तो देखिए, वह एकमात्र ऐसा तत्व है, मतलब वह एक ऐसा, मतलब वह एक, बढ़िया से कर देता हूँ इसे, अच्छा नहीं हुआ, शुद्ध नहीं। हाँ, देखिए, वह एक मात्र ऐसा तत्व कौन-सा है, जिसके समस्थानिकों का नाम भिन्न-भिन्न है? तो समस्थानिक मतलब आइसोटॉप का नाम। तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में ही सबको बाँटा गया है। प्रोटियम, जिसे 1H1 बोलते हैं, ड्यूटेरियम 1H2 बोलते हैं, और ट्राइटियम, ट्राइटियम मतलब 3, ठीक है? ड्यूटेरियम मतलब 2, प्रोटियम मतलब 1, याद रखिए। तो 1H3 बोल दीजिए। तो याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन में ही स्थित है और ये आइसोटॉप में आता है। अब और बात करते हैं कि हाइड्रोजन कौन-सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? तो सबसे ज़्यादा 3 वाला ट्राइटिरियम 1H3, याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा है उसमें। ट्राइटिरियम में तीसरे नंबर का आता है, याद रखिए। आगे चलेंगे कि ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है, लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, कहलाता है समभारिक। आइसोबार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक मतलब आइसोटॉप कौन-सा है? तो U-235 है। आगे चलेंगे, अगर बात करें किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर जो है किन कण की भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है, तो न्यूट्रॉनों के कारण होता है, न्यूट्रॉनों के कारण ही होगा। अगर मान लीजिए पूछे कि किस विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो हम बताएंगे बीटा किरण के कारण होते हैं। बीटा किरण बीटा रे के कारण होगा। ये भी समझ गए। आगे चलते हैं, रैपिड फायर की तरह है तो समाप्त तो करना ही होगा, क्योंकि हमें जल्द खत्म करना होगा, आपके पास समय नहीं है। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हैं, परमाणु भार भिन्न-भिन्न है या भिन्न-भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। किसे कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणु भार समान व परमाणु क्रमांक भिन्न-भिन्न हो, उन्हें समभारिक कहते हैं, आइसोभार कहते हैं। याद रखिएगा, जिनका परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न-भिन्न है, तो उसे आइसोटॉप कहेंगे। लेकिन जिन तत्वों का परमाणु भार समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न हो जाएंगे, तो आइसोबार हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर हो गए। अगर चलते हैं परमाणु क्रमांक की बात करें, तो क्रमांक में तत्व के नाभिकीय में प्रोटॉनों की संख्या अगर आ जाए, तो वो परमाणु क्रमांक है। परमाणु भार क्या होता है कि तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आ जाए, तो हो जाता है परमाणु भार। क्लियर? और चलिए, देखिए, जिन परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार अलग-अलग हो, किंतु उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो क्या कहलाएगा? समन्यूट्रॉनिक कहलाएगा, आइसोटोन कहलाएगा। ठीक है? आइसोटोन कर सकते हैं, आइसोटोन्स कर दीजिए। और सुन लीजिए, परमाणु का प्रथम नाभिकीय मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो नाभिकीय मॉडल अगर प्रथम करें तो रदरफोर्ड को बताएंगे, 1911 में किए थे। ठोस मॉडल कौन दिया था? बता दीजिए, डाल्टन जी। अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में सबसे भारी कण कौन-सा है? तो अल्फा कण सबसे भारी है। ठीक है? अल्फा पार्टिकल बहुत ही भारी होता है। अब देखिए, इसमें करें किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक मतलब सर्वाधिक आइसोटॉप होते हैं? तो पोलोनियम का होता है। 84 पीओ 210 होते हैं। अगर पूछे आपसे कि जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब ये देख लीजिए, आपके सामने है। जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं प्रोटोनियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम समस्थानिक है सब। ठीक है? आइसोटॉप, कार्बन का आइसोटॉप देखिए, 6C8 होगा, 6C9 होगा, 6C10 और इसी तरह बढ़ते जाएगा। C6 मतलब 6C22 होगा। इसी तरह नाइट्रोजन का समस्थानिक की बात करेंगे, तो N सब में होंगे और लास्ट तक 7N चल जाएँगे, मतलब नीचे 7 बराबर-बराबर होगा। देखिए, आइसोटॉप में जो है नीचे वाला जो है 6-6-6-6, 7-7-7-7, 8-8-8-8 ये सब रहेंगे, क्योंकि ये आइसोटॉप से पढ़ रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला जो है आपका भिन्न-भिन्न होगा। पढ़े थे ना? चलिए, क्लियर हो गए? और समस्या है? नहीं ना? तो चलिए, ये हो गए खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट आपके लिए स्पेशली ला रहा हूँ जबरदस्त। चलिए चलिए,
शुरू करने जा रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण। जो टॉपिक है एसिड, बेसिस, साल्ट। ठीक है? मतलब बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। और इसमें जो है पीडीएफ जो है थोड़ा-सा वो आगे पीछे हो गया है। तो मतलब एक पेज जो है आगे पीछे हो गया है, जैसे कि मैंने बता देता हूँ। पहला पेज ही आगे पीछे हो गया है, तो पहला पेज हम चलेंगे अम्ल से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो फटाफट चलेंगे, खत्म करेंगे और रफ्तार के साथ चलेंगे। ठीक है? तो चलिए। देखिए, रासायनिक यौगिकों को उनके गुण धर्मों के आधार पर मुख्य जो है 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। अम्ल, क्षारक और लवण के रूप में। रासायनिक यौगिक है, उसके गुण के आधार पर 3 रूप में बाँटा गया है, अम्ल, क्षारक और लवण। अब चलिए आगे अम्ल को पढ़ते हैं, फिर क्षार को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लवण को। मतलब अम्ल, क्षारक और लवण को पढ़ेंगे। तो अम्ल सबसे पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। अम्लों के समान गुण की बात करते हैं। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसा होता है स्वाद में? खट्टा होता है, ये हम जानते हैं। अम्ल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। मतलब प्रोटॉन को भी त्याग देता है, हाइड्रोजन आयन का भी त्याग कर देता है। हाइड्रोजन का भी त्याग करता है। लेकिन अम्ल खट्टा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक, उसे ग्रहण करता है। अब टॉपिक आगे देखिए। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। तो पूछेगा कि नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है कौन सा अम्ल? बताइए, मतलब कौन सा करता है? तो हम बताएँगे अम्ल करता है। ठीक है? अम्ल करता है। आगे सुनिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो विद्युत के लिए क्या है ये? सुचालक है, कंडक्टर है ना? तो याद रखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन अगर पूछे तो विद्युत का सुचालक। अगर मान लीजिए क्योंकि एसिड है ना इसमें, ठीक है? एसिड है। अगर पूछेगा कि अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल जो है क्षारक के साथ मतलब बेस के साथ जब अभिक्रिया करेगा, मिलके काम करेगा, तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। तो लवण मतलब साल्ट का और जल का निर्माण करेगा, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगर जल और लवण के साथ करेगा, साल्ट के साथ, तो निर्माण जल और लवण का जो निर्माण करेगा, वो क्यों करेगा? क्योंकि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, तो उदासीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए और भी जानते हैं। जैसे इसमें विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे, तो क्या बताइएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड खट्टा है अम्ल, तो इसलिए एसिड है। एसिड मतलब खट्टा। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण, क्योंकि अम्ल है इसमें, साइट्रिक अम्ल है। और साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति और साइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछे तो क्या बताएगा? C6H8O7 मतलब O7 07 बोल दिया मैंने। तो C6H8O7 बता देना है। याद रखिएगा, उपस्थित होता है। असैक्टिक अम्ल का सूत्र है। आगे चलिए। आगे है कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है बताइए? तो थकान क्यों होता है पता है? उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण, एसिड के कारण। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होने लगता है, लैक्टिक अम्ल का संचय होने लगता है, बढ़ जाता है, इसके कारण होता है। इसलिए बहुत कठिन परिश्रम करिएगा तो थकान महसूस होगा। फोटोग्राफी में फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। मतलब इसका सूत्र C2H2O4। अगर मान लीजिए साइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो C6H8O7 है। इसको अंत में ऐसे भी दिए हुए हैं, लेकिन हमको अभी से ही बताते जाएँगे। अब आगे चलते हैं। आगे समझिए। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है बताइए तो? तो टर्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे? टर्टिक अम्ल का। टर्टिक अम्ल का तो इसका सूत्र अगर पूछे तो C4H6O6 बता देना है। समझ गए? इसी तरह साइट्रिक एसिड का क्या था सूत्र बता दीजिए? तो C6H8O7 था। अगर मान लीजिए अभी पढ़े आप, अब बताइए कि टर्टिक का भी समझ गए। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या था बता दीजिए? तो हम बताएँगे C2H2O4 था, है ना? तो ये तीनों का सूत्र अभी जो-जो पढ़े उसी का रिपीट कर रहा हूँ। आगे देखिए, पेय सोडा, पीने वाला सोडा की रासायनिक प्राकृतिक जो नेचर है, कैसी होती है? बताइए कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। ठीक है? अम्लीय होती है। अब चलिए अम्लों के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अम्लों के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड की बात करते हैं। तो विभाजन का आधार के अनुसार हम देखते हैं, प्रकार करेंगे। तो स्रोत के हिसाब से अगर देखा जाए अम्लों के, तो कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल 2 भाग में बाँटा गया है। ठीक है? स्रोत के रूप में। अम्ल के अगर स्रोत पूछेंगे तो कार्बनिक और अकार्बनिक। अब देखिए ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की उपस्थिति
के रूप में अगर हम अम्ल का प्रकार बाँटेंगे, तो ऑक्सिक अम्ल, हाइड्रिक अम्ल। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता जो रखता है, उसके अनुसार क्या है? तो 2 रूप में, प्रबल और दुर्लभ, मतलब मजबूत और कमज़ोर, याद रखिएगा अम्ल में बाँटा जाता है। अम्लों के प्रकार में जलीय विलयन में अम्ल की जो मात्रा होती है, किस रूप में बाँटा गया है? इसमें भी 2 प्रकार में बाँटा गया है, एक सांद्रण अम्ल में, एक तंतु अम्ल में बाँटा गया है। आगे चलते हैं, आगे सवाल है कि अमाशय रस में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, मतलब HCl बताइएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कशिश का तेल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, मतलब H2SO4 को कहते हैं। और चलिए रबड़ के अस्कंदन में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, मतलब CHOOH का करते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल में जो है CHOOH का प्रयोग करते हैं, तो रबड़ के अस्कंदन में किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गए? और चलिए, देखिए इस सूत्र को देख लीजिए, बता ही देता हूँ, ठीक है? देखिए, यहाँ पे देखिए साइट्रिक एसिड का सूत्र पूछेगा तो C6H8O7 बता दीजिएगा। तो ये देखिए अपना देख लीजिएगा, ठीक है? ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है? अंत में। आगे तो बस इतना जान लीजिए कि साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नींबू और संतरे के रूप में होता है। एसिटिक एसिड का रूप करें तो सिरका में आपको दिखेगा। फॉर्मिक एसिड का देखें तो ये मधुमक्खी के या चींटी के डंक में होता है। लैक्टिक एसिड का बात करें तो खट्टा चीज़ में या दूध है एवं दही में होगा। एस्कॉर्बिक एसिड में करें तो आंवला, पपीता और ब्रोकोली में आपको मिलेगा। ट्र टार्टिक एसिड की बात करें जिसका सूत्र देखिए C4H6O6 था, जो कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास ये सब में मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये पालक और टमाटर खाइए तो उसमें मिलेगा। और नाइट्रिक अम्ल का बात करें तो फिटकरी और सोरा में आपको मिलेगा। बोरिक एसिड की बात करें तो बोरॉक्स और ओरा शाइट में मिलेगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा कीटाणु ये सब चीज़ में। तो अब चलिए अब ऊपर आते हैं पीडीएफ की अनुसार हम लोग, जो पीडीएफ मेरा 3 था गड़बड़ था। ठीक है? रैपिड फायर की तरह चल रहे हैं, खत्म करना है हमको, ठीक है? रसायन उद्योग में कौन-सा अम्ल जो है तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो हम जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। अगर मान लीजिए पूछते हैं कि दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र जानते हैं C3H6O3 सूत्र जानते हैं। ठीक है? लैक्टिक अम्ल का। अगर मान लीजिए प्रबल और दुर्लभ अम्ल जो हम पढ़े थे प्रकार अम्ल का, उसमें प्रबल और दुर्लभ की बात करेंगे। तो प्रबल को ही स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित है। दुर्लभ अम्ल दुर्लभ अम्ल मतलब बहुत कमजोर वाले। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। चलिए, अगर बात करें खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग। सूत्र अगर पूछ दे तो C6H5COOH बता दीजिएगा। बेंजोइक अम्ल का सूत्र है। अगर आपसे पूछे स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन-सा अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मतलब H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। स्वचालित वाहन में तो करेगा ही, बैटरी में ही जब करते हैं। अगर मान लीजिए चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? तो हम जानते हैं चींटी के द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्रवन होता है। फॉर्मिक जो है एसिड निकलता है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र पूछे HCOOH है। याद रखिएगा चींटी को लाल वाली चींटी का चटनी बना के खाते हैं और उसके लिए जीआई टैग मिला है। पता है किसको? उड़ीसा राज्य को। समझिए चींटी को भी चटनी बना देते हैं, मतलब चींटी को भी नहीं छोड़ते हैं इंसान। तो ये ऐसे तो लोग खाते हैं, लेकिन अब उनकी खाने की स्वादिष्ट अलग है, स्वाद है, खाते होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, मानव ही ऐसा है कि सारा चीज़ खा सकता है, मतलब शेर को भी खा सकता है, क्योंकि मानव के पास सारे चीज़ है। और सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन बनता है? हमारे ऐसे मानव। क्यों बनेंगे भाई? सिर्फ बोलते हैं इसलिए। तो अलग-अलग प्रवृत्तियाँ हैं, अलग-अलग सोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे विवाद नहीं करना है, हमको क्वेश्चन खत्म करना है। कौन-सी गैस अग्निशामक में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में, बुझाने के रूप में। स्टेनलेस स्टील के, ठीक है, अम्लोपचार, अम्लोपचार मतलब केमिकल जो हमारा जो अम्ल होते हैं, ठीक है? किस अम्ल का उपयोग होता है? तो नाइट्रिक अम्ल के रूप में होता है, याद रखिएगा। और HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो स्टेनलेस स्टील पर जो है अम्लोपचार करते हैं, मतलब एक तरह से फुहार मारते हैं। पैसिवेशन पैसिवेशन बोलते हैं। मतलब केमिकल छींटते हैं स्टेनलेस स्टील पर चमक लाने के लिए, तो नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही याद रखेंगे। घरों में सिरका कैसे बनता है? तो स्टार्च के किण्वन के द्वारा बनता है। किस अम्ल की उपस्थिति के कारण कोको कोला का स्वाद जो है खट्टा होता है? तो फास्फोरिक अम्ल के कारण जो है खट्टा होता है। कोको कोला थोड़ा खट्टा दिखेगा,
पीजिएगा तो खट्टा दिखेगा। और H3PO4 बता दीजिएगा। H3PO4 बता देंगे, ये बात याद रखिएगा। फॉर्मिक मतलब फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है। अचार के परिरक्षण के लिए कौन-सा अम्ल मिलाया जाता है? मतलब कौन-सा अम्ल जो है मिलाया जाता है? तो हम बताएँगे एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। अचार के परीक्षण जो अचार बनता है तो उसमें कौन-सा अम्ल होता है? ये डायरेक्ट सवाल है। तो एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। और सिरका, एसिटिक अम्ल या सिरका, याद रखिएगा। इसका सूत्र पूछे तो CH3COOH बता दीजिएगा। ये सूत्र होता है एसिटिक एसिड का। अगर आपसे पूछेगा कि स्वर्णकारों द्वारा, जो स्वर्णकार होते हैं, जो ज्वेलरी वाले होते हैं, द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाने वाला जो अम्ल होता है, वो कौन-सा अम्ल होता है या किन रसायनों का मिश्रण होता है, जो आभूषण के निर्माण में अम्ल मिलाते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। मतलब 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, रासायनिक मिश्रण होते हैं। अगर बात करें अम्लराज का, जिसे हम एक्वा रेजिया भी बोलते हैं, अम्लराज को ही एक्वा रेजिया बोला जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका महत्व को हम समझते हैं, तो देखिए यह एक जो है पीले नारंगी रंग का द्रव है, जो नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात का मिश्रण होता है। इसमें सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी धातुओं को भी गलाने की क्षमता होती है। इसलिए स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। अम्लराज को शाही जल भी कहा जाता है, मतलब रॉयल वाटर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलें और बात करते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का मिश्रण के कारण होता है। अगर और भी बात करें तो सुनिए, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन मतलब H+ के सांद्रण का निर्माण जो है या मान कितना होता है? तो हम बताएंगे 10⁻⁻7 ग्राम लीटर होता है। ठीक है? और सुनिए, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल सामान्यतः किसके उपचार के लिए लाया जाता है या उपचार में लगाया जाता है? तो दर्द निवारण में यूज करते हैं। तो एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल जो है उसका अगर सूत्र पूछे तो C9H8 C9 है, H8O4 है, ये सूत्र है। आगे चलेंगे, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल को सामान्यतः क्या बोलते हैं? एस्पिरिन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग पीड़ा मतलब दर्द में, ज्वार, जलन में जलन में भी करते हैं, ज्वार में भी करते हैं, फीवर मतलब फीवर में भी, जलन में भी, इन्फेक्शन जब हो जाए, आदि के उपचार में किया जाता है। आगे चलेंगे, गंध सूचक के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है, गंध सूचक के रूप में उसमें। ठीक है? याद रखिएगा, मिलाया जाता है। अगर मान लीजिए आगे चलें, रासायनिक यौगिक नियासिन अथवा निकोटीन अम्ल का घटक है तो विटामिन B3 का घटक है। किसका? B3 का घटक है। आगे चलेंगे, 5 से 8% तक के एसिड जो एसिटिक एसिड है को क्या कहा जाता है? तो सिरका कहा जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र अगर पूछे तो CH3COOH बता देंगे। ठीक है? 5 से 8% तक के एसिटिक जो एसिड है, उसको क्या कहते हैं? सिरका कहेंगे, उसमें अगर मिलाया जाए। अगर मान लीजिए पूछे जीवाश्म से, ठीक है? तो जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है? एसिड ऑक्साइड कहलाते हैं। समझ गए? चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि कौन-सा तत्व जो है सभी अम्लों में, एसिड में उपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सभी में उपस्थित होता है, याद रखिएगा, अम्ल वाले में। ठीक है? अब चलिए क्षार की बात करेंगे, क्षारक की बात करेंगे, वेश की बात करेंगे। तो वेश की बात कर रहे हैं तो सुनिए, क्षारकों के समान गुण की बात करेंगे तो क्षारक जो है स्वाद में कड़वे लगते हैं, बिटर लगते हैं, याद रखिए। कैसे लगते हैं? स्वाद में कड़वे लगते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए क्या होती है? प्रवृत्त होती है। प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्त होती है। अगर मान लीजिए क्षारक जल में जो है घुलकर हाइड्रोइक आयन मतलब OH माइनस हाइड्रोइक आयन मुक्त करते हैं। कौन करता है? क्षारक करता है, वेश करता है। क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला रंग में जो है क्या करता है? बदलता है, परिवर्तित करता है। तो लाल लिटमस को नीले लिटमस अगर पूछे कि परिवर्तित करता है तो क्षारक कहलाता है। अगर मान लीजिए नीले को लाल में बदलेगा तो अम्ल कहलाएगा। यही पढ़े थे ना हम लोग? पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे। चलिए, अब बताइए आगे पढ़ लेते हैं। इसके आगे छोड़ दिया मैंने। मेथिल ऑरेंज
मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में तथा फिनोल्फथेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। पीले रंग में बदल देगा मेथिल ऑरेंज को और फिनोल्फथेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। आगे सुनिए, क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गए। और भी बात करें तो सुनिए, धातु के ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइडों को जल में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्षारीय घोल प्राप्त होता है। क्या होता है? क्षारीय घोल प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए प्रबल क्षारों की बात करेंगे, प्रबल क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसमें भी बांटा रहता है। क्षारकों के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ बेस, तो जल में विलेयता के आधार पर बांटा गया है प्रबल और दुर्लभ क्षारक, सांद्रक क्षारक और तनुज क्षारक, जो कि सांद्रता के आधार पर बांटा गया है, ये भी मान लीजिए। अम्लीयता के आधार पर देखा जाए तो एकल अम्लीय, द्वितीय अम्लीय और त्रिय अम्लीय में बांटा गया है। देखिए कुछ-कुछ शब्दों में मैंने जो है छोड़ दिया है बीच में कोई भी वीडियो में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जो पीछे वाले जो टॉपिक है उसमें कुछ-कुछ वर्डों को मैंने आधा पढ़ाया फिर बोला कि छोड़िए बाद में समझाएँगे। तो कभी-कभी क्या होता है कि जल्दी में चलना रहता है इसलिए छोड़ देता हूँ। तो इससे के लिए आपको लगे कि मैं गलत लग रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको मैं टाइम देना पड़ेगा फिर। क्योंकि कभी-कभी कोई-कोई वर्ड हम भी भूल जाते हैं, तो उसको थोड़ा-सा चेक करते हैं कैसे है, क्या है। तो वहाँ पे हमको नहीं रुकना है, रुकना ही नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है? तो जहाँ पे आपको लगेगा डॉट उसके लिए क्षमा। लेकिन मैं क्वेश्चन गलत नहीं बताऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। चीनी उद्योग में प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं जिसका सूत्र होता है Mg ब्रैकेट में OH करके ब्रैकेट को घेर के 2 कर दीजिएगा। समझ गए? तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए खाने का नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है पता है? NaCl होता है। तो कभी-कभी हो सकता है खाने का नमक NaCl दे दे, तो सोडियम क्लोराइड को ही कहा जाता है। किससे निर्मित होता है बता दीजिए? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर होता है सोडियम क्लोराइड का निर्माण। और सोडियम क्लोराइड किसे कहा जाता है? खाने वाले नमक को। अगर चलिए और भी सवाल पूछे कि भूमि की क्षारीयता दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। CaSO4 का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा CaSO4 का निर्माण करेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि एक अज्ञात गैस क्या बोलेगा? एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है तो गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया है। अमोनिया है मतलब NH3 है। ये भी क्लियर हो गए। आगे चलते हैं और सुनते हैं। क्षार ऐसे क्षारक हैं, ठीक है, जो जल में घुल जाते हैं, उसे ही क्षार कहते हैं। जल में घुल जाते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, परंतु सभी क्षार जो हैं, क्षारक होते हैं। मतलब क्षारक जितने भी बेस हैं, वो ज़रूरी नहीं कि क्षार हो, ठीक है? अल्काई हो, ठीक है? लेकिन सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्षारक मतलब बेस सभी हो सकते हैं। अब चलिए पीएच मान एवं उसके सूचक की बात करते हैं। थोड़े-से ज़रूरी है पीएच मान, क्योंकि इसी में आता है। अब मान लीजिए लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से ही प्राप्त करते हैं लिटमस। समझ गए? और पढ़े भी हैं कि नीले नीले को लाल में अगर बदलना है तो अम्ल कहेंगे, अगर लाल को नीला बदलना है तो क्षार कहेंगे, क्षारक कहेंगे। आगे चलिए, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क जो है HCl, अब बताइए HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? उसी को ना कहेंगे? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस की क्या क्रिया होती है? मतलब HCl की गैस की क्रिया क्या होती है? तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। अगर ये रहा शुष्क लिटमस पेपर पर अगर आप मान लीजिए शुष्क HCl गैस क्रिया करवाइएगा ना तो कोई परिवर्तन, कोई रंग नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा रहेगा। अगर मान लीजिए अम्ल व क्षारकों की पहचान मतलब इंडिकेशन देना है या इंडिकेट करना है के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो हम अम्ल और क्षार का अगर पता करना है तो लिटमस पेपर का या फिन फिनोन, फथेलिन या मेथिल ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिनोल, फथेलिन बोलते हैं मेथिल ऑरेंज ये सब और लिटमस पेपर ये सब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है? और चलिए अम्लों के या अम्लों में सर्वाधिक प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl बोलते हैं होता है। सबसे HCl होता है किसमें? अम्लों में सर्वाधिक प्रबल अम्ल में, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 0.1 मोल बटा लीटर, ठीक है, सांद्रता वाले जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। समझिए 0 का सोचिए अगर विलयन मान पूछ रहा है या पीएच मान पूछ रहा है तो 1 होगा। फटाफट चलें एकदम। अब देखिए, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या कहलाता है? तो क्षारीय अम्ल कहलाता है। अगर देखिए लाल लिटमस नीला अगर हो गया तो क्षारीय विलयन कहलाएगा। अगर नीला को लाल करना है तो अम्लीय कह दीजिएगा। अब बताइए कि घी प्राकृतिक गैस होती है, तो अम्लीय पीएच मान का लगभग कितना होती है? 6.5 होती है, मतलब अम्लीय होती है ना घी। घी क्या है? प्राकृतिक गैस है, तो अम्लीय है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तब ना अम्लीय होगा तो 6.5 होगा, मतलब 7 से कम होगा, तो अम्लीय हो गया। ज़्यादा होता तो क्षारीय होता और बराबर होता तो क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तभी तो 6.5 क्या है? घी अम्लीय हो गया। अगर मान लीजिए पीएच पैमाना जो स्केल होता है, का मान क्या दर्शाता है? बताइए पीएच मान से क्या दर्शाते हैं? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक बताता है। अम्ल है कि क्षार है, ये पता करने के लिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, 7 होगा। एकदम समझिए। अगर मान लीजिए किसके द्वारा पीएच मान को मापा जा बताइए किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? तो हम बताएँगे सोरेनसेन स्केल द्वारा। सोरेनसेन स्केल द्वारा मापा जाता है। देखिए, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, तो यह दर्शाता है क्या दर्शाता है? तो हाइड्रोइक आयन OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, ये दर्शाता है। और 7 से 14 की ओर बढ़ेगा, तो 7 से ज़्यादा अगर होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है, तो क्षारीय को दर्शाएगा भी, ऐसे भी बोल दीजिए। चलिए, ये सब देखिए पैमाना है, बाँटा हुआ है। देखिए 7 जब आएगा तो ये उदासीन हो जाएगा। अम्लीय क्या होगा? 7 से जितने भी कम होंगे, ये अम्लीय प्राकृतिक में आएँगे, प्लस में आ जाएँगे। आयन प्लस आ जाएगा, याद रखिएगा सांद्रता इसका वृद्धि होगा प्लस में। इसका भी देखिए क्षारीय प्राकृतिक अगर है मान लीजिए, ठीक है? तो इसका भी प्लस आयन में सांद्रता में कमी आएगी। प्लस में इसमें कमी आएगी, लेकिन याद रखिएगा माइनस में इसकी जो है वृद्धि होगी। जैसे OH माइनस में क्या होगा? 7 से 14 की ओर क्या हुआ? वृद्धि हो रहा था, क्षारीय में ही जा रहा था, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य पदार्थ पीएच मान की हम बात करते हैं। ठीक है? चलिए जानते हैं। तो समुद्रीय जल का पीएच मान अगर पूछे तो हम बताएँगे ज़्यादा होता है पीएच मान, मतलब 7 से ज़्यादा है, 8.4 है मतलब क्षारीय है ये। मानव का जो रक्त है, ब्लड है, वो 7.4 है। तो 7.4 है मतलब 7 से ज़्यादा है, मतलब ये भी क्षारीय है। मानव का रक्त जो है क्षारीय है। अब मानव का लार की बात करते हैं, तो मानव का लार दोनों है, याद रखिए मानव का जो लार है, वो क्या है क्षारीय भी है और अम्लीय और क्षारीय दोनों है, क्योंकि 6.5 से लेके 7.5 तक है, मतलब अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, वो स्वाद पे डिपेंड करता है और शरीर के हिसाब से भी। अब जैसे दूध की बात करें तो दूध क्या है 6 से 6.4 है, कभी-कभी 6.5 दे देता है, तो ये जो है क्या है 7 से कम है मतलब अम्लीय है, एसिड है। मूत्र क्या है 6 है, 6 मतलब 7 से एकदम कम है, तो अम्लीय में आएगा। शराब क्या है 2.8 है, एकदम ये एसिड है, अम्लीय है। सिरका क्या है? सिरका भी 2.7 है, मतलब ये भी अम्लीय है। नींबू क्या है 2.2 है, मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है? ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं लवण का। लवण मतलब सॉल्ट की बात करते हैं। ठीक है? सॉल्ट पढ़ते हैं। चलिए, अब लवण आ गए, फटाफट खत्म करते हैं। साल्ट आ गए, ठीक है? साल्ट को पढ़ते हैं। साल्ट पहला क्वेश्चन फटाफट खत्म करेंगे। आगे डिटेल जानते हैं। अम्ल एवं क्षार के पारस्परिक अभिक्रिया, दोनों के मिलकर अभिक्रिया मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो है आयनिक यौगिक प्राप्त होता है, जो क्षारकों के धनायन तथा अम्ल के ऋणायन मतलब धनायन मतलब प्लस, ऋणायन मतलब माइनस से मिलकर बनता है, उसे हम लवण कहते हैं या लवण कहलाता है। लवण को ही साल्ट कहा जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब इसका सूत्र अगर मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल लीजिए NaCl। अब NaCl तो मैंने इतना बार बताया है, सोडियम क्लोराइड होता है कि नहीं कमेंट कीजिएगा। आगे चलेंगे और बताइए नीला थोथा इसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट है नीला थोथा को कहते हैं, मतलब नीला थोथा का रासायनिक केमिकल नेम है तो कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र अगर आपसे पूछे तो कैसे याद करिएगा? हम याद करने का तरीका सिंपली याद करेंगे कैसे? तो सुनिए CuSO4.5H2O नहीं याद हुआ? सुन लीजिए फिर से CuSO4 पहला, फिर पॉइंट बीच में डाल दीजिएगा, फिर 5H2O बोल दीजिएगा, यही है कॉपर सल्फेट का सूत्र है। रैपिड फायर में इतना ही दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। जब इसका विशेष डिटेल के साथ आएँगे तब। टूटी हुई हड्डियों को तोड़ने के लिए किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है? अगर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना है, उसके लिए किस क्षारक का प्रयोग करेंगे? तो हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा या किसी का जो हड्डी टूटता है या पैर टूटते हैं, तो उसके लिए हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का ही इस्तेमाल करते हैं और ये क्षारक का काम करता है, याद रखिएगा। और इसका सूत्र अगर पूछे, जैसे कॉपर सल्फेट का सूत्र पूछा CuSO4
0.5:2। उसी तरह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का पूछेगा, CaSO4 0.1/2:2 बताएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, मतलब CaSO4 हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का, और 0.1/2:2 कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा। ठीक है? हेमी हाइड्रेट है ना, तो हेमी मतलब आधा, ऐसा करिएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा ही, हड्डी को जोड़ने वाला काम कौन करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं, जिसे शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है? और चलिए फटाफट खत्म करना है तो जल्द खत्म करेंगे। आगे बात है कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन-सा है? अमोनिया सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट जो है वो है सर्वाधिक अम्ल मुक्त करता है मृदा मतलब मिट्टी में। इसका सूत्र अगर पूछे अमोनिया सल्फेट का तो हम बताएँगे NH4। NH4 ब्रैकेट में घेर कर 2 NH4 कर दिए तो 2 कर दीजिए, फिर पॉइंट देकर SO4 कर दीजिए। यही है अमोनिया सल्फेट का सूत्र। सल्फेट का सूत्र ही होता है SO, याद रखिएगा 4 कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए पूछ दे जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रा सॉरी डाइहाइड्रेट है। मतलब जिप्सम का रासायनिक या केमिकल नाम अगर पूछे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बता देंगे। इसका सूत्र प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा वेट कीजिए क्योंकि इसमें फुल हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण ही होता है। एकदम होगा, जल अपघटन होगा तभी तो होगा। अगर जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं तथा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगर कैल्शियम जो हाइड्रॉक्साइड है उसका सूत्र पूछे तो हम बताएंगे कि Ca ब्रैकेट में OH 2 कर दीजिएगा घेर कर ब्रैकेट को, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट दे दीजिएगा। तो ये है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का, क्योंकि CaOH2 ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र है। और अगर मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछे तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे Na2CO3 बता देंगे। Na कर दीजिए, सोडियम का 2 लगा दीजिए और कार्बोनेट का CO3 कर दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए पूछते कि मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का मैग्नीशियम का होता है Mg और हाइड्रॉक्साइड है तो OH ब्रैकेट में 2 कर दीजिए। का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब चलिए लवणों के प्रकार की बात करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं टाइप ऑफ साल्ट। सबका प्रकार पढ़े तो मैग्नीशियम का भी लवण का भी पढ़ेंगे। तो लवणीय लवण मतलब सॉरी बढ़िया से सकता। लवणों के प्रकार की अगर हम बात करें तो अम्लीय लवण की बात करेंगे तो इसमें क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षार। मतलब प्रबल अम्ल तो रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे और वीक बेस रहेंगे कि अभिक्रिया उत्पन्न होगी किसमें? लवण में। पीएच मान 7 से कम होगा क्योंकि ये एसिड के रूप में हम मानते हैं इसको। उदाहरण के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट एक उदाहरण है लवण का, जिसका सूत्र है, अब अम्लीय लवण का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है? अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम होगा क्योंकि लवण है, अम्ल है, और ये अभिक्रिया किसके साथ करेगा? क्षार के साथ, कमज़ोर वाले क्षार के साथ। इसका सूत्र पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट का तो NaHCO3 बता देना है। क्लियर हो गए? अब मान लीजिए क्षारीय लवण पूछते, वेस्ट साल्ट पूछे, जिसमें क्या है? दुर्लभ अम्ल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि क्षार आ गया, तो मजबूत कौन होगा? अपने घर का कुत्ता भी शेर होता है, सुने हैं कहावत? उसी तरह अब क्षारीय है तो क्षारीय शेर होगा ना जी, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और दुर्लभ जो है वीक जो हो जाएगा एसिड हो जाएगा। इन दोनों के साथ अभिक्रिया होगा। अगर इसका पीएच मान तो अधिक हो जाएगा क्योंकि क्षार है तो पीएच मान अधिक हो जाएगा। उदाहरण के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रॉक्साइड बता दीजिएगा, जिसका सूत्र है मैग्नीशियम का Mg और OH ब्रैकेट में क्लोराइड का Cl हो गया सूत्र। चलिए, अब आ गया तीसरा, तीसरा टाइप है उदासीन लवण, मतलब न्यूट्रल साल्ट बोलेंगे। है ना? तो न्यूट्रल है, उदासीन मतलब न्यूट्रल है बेचारा, ना ज़्यादा खट्टा है ना मीठा है, बेचारा बीच में है। तो इसमें प्रबल और प्रबल क्षार दोनों होंगे, प्रबल अम्ल भी होंगे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड भी और स्ट्रॉन्ग बेस भी होंगे। इन दोनों के साथ अभिक्रिया होगा और इसका पीएच मान 7 होगा, उदासीन है, न्यूट्रल है। इसका अगर उदासीन के रूप में देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट को टिक लगाइएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो है उदासीन लवण का एक मतलब उदाहरण है और इसका सूत्र है KNO3। चलिए आगे चलेंगे और समझेंगे कि कौन-सा लवण सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 77.8% मतलब 77.8% पाया जाता है। अगर मान लीजिए पूछे कि किस प्रक्रिया से समुद्री जल से समान लवण प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? वाष्पीकरण द्वारा। अगर मान लीजिए पूछे कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव क्या है? तो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड है। दोनों के अनुसार होता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है बता दीजिए? तो इसका CaOCl बराबर Cl है। जल में पूर्णतः विलेय
हो जाता है, ये भी मान लीजिए, जल में तो हो ही जाएगा। अब चलिए फटाफट खत्म करना है। जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिटकरी के लिए करते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे जल शोधन में और याद रखिएगा इसका सूत्र फिटकरी का सूत्र बहुत बड़ा होता है। कैसे? तो K2SO4 आगे कर दीजिए, फिर पॉइंट Al2 कर दीजिए, फिर उसमें SO4 कर दीजिए क्योंकि SO4 8 हो जाता है ना, जोड़िएगा तो। उसके बाद फिर पॉइंट करके 24 मतलब 24H2O कर दीजिए। ठीक है? हाइड्रॉक्साइड अलग कर दीजिए। आगे चलेंगे। किस प्रक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? तो उदासीकरण प्रक्रिया द्वारा ही होता है। सही बात है, लवण और जल का अगर हो रहा है, साल्ट और जल का अगर होगा तो अम्ल और क्षार मिलकर कब करेगा? उदासीकरण प्रक्रिया द्वारा करेगा। अगर मान लीजिए पूछ दे कि जल में एक अम्ल या क्षार का विलय करने पर होने वाली अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है? एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन कहा जाता है। आगे चलेंगे। जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से कैसे अलग किया जा सकता है? जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से कैसे अलग करिएगा? तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा करेंगे क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन होता है? कॉपर की तुलना में जिंक, याद रखिएगा। अगर रासायनिक रूप से देखा जाए केमिकल रूप से तो रासायनिक रूप में श्वेत स्पिरिट मिश्रण है। तो व्हाइट स्पिरिट किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का है। श्वेत स्पिरिट का प्रयोग पेंट, मोम, ठीक है, वर्निश, गोंद और प्रिंटिंग स्याही आदि में किया जाता है श्वेत स्पिरिट का। समझ गए? मोम बनता है, पेंट बनता है। आगे चलेंगे कॉपर डिमॉन। कॉपर डिमॉन शब्द जो है किस धात्विक तत्व के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो निकेल के लिए हम कॉपर डिमॉन का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए ही होता है। अम्लता नियंत्रित करने मतलब अम्लता जो एसिड को नियंत्रित करने वाली औषधियों में सामान्यतः कौन-सा रसायन होता है? तो एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का एल्युमिनियम का AlOH3 कर दिएगा हाइड्रॉक्साइड का। ठीक है? चलिएगा। अगर मान लीजिए पूछ दे एमाइडों को जो है एमाइनो में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अभिक्रिया क्या है? तो हॉफमैन अभिक्रिया है। हॉफमैन बोला जाता है, हॉफमैन, ऐसे हॉफमैन बोल देते हैं। हॉफमैन अभिक्रिया है। अगर मान लीजिए पूछे चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में शीरा जो है किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? तो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है शीरा, चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में। अगर मान लीजिए स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट डाला जाता है। तो कैल्शियम या हाइपोक्लोराइट डाला जाता है। अगर सूत्र पूछ देता तो हम बताते सी ए करके ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट Cl मतलब चाहे आप CaOCl2 कर दीजिए, एक ही है, ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। अगर मान लीजिए मोह मापी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए ब्रेड बनाने में उपयोग किए जाने वाला खमीर किस प्रकार कार्य करता है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, एक्टिविटी के रूप में काम करता है, आगे बढ़ाने के रूप में काम करता है। अगर मान लीजिए दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए पूछे खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तो वसा व तेलों का ऑक्सीकरण होना, तभी आ सकता है दुर्गंध। समझ गए? अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन-सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। अगर आपसे पूछेगा कि खाने वाले सोडा का प्रयोग खाद्य सामग्री के अतिरिक्त और कहाँ करते हैं? तो आग बुझाने में करते हैं। एकदम आग बुझाने में करते हैं। एक्स्ट्रा सवाल आया कि नहीं? एक बफर विलयन जिसका पीएच बराबर 4 है, मान याद रखिएगा और कुछ अम्ल है जिसका पीएच बराबर 3 है। तो ये मिलाया जाता है। तो बफर विलयन का पीएच मान कितना होता है? 4 ही हो जाएगा, ठीक है? कोई भी कुछ अम्ल का रहे चाहे ये रहे। अगर मान लीजिए वर्षा जल के कितने पीएच मान पर उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो 5.5 या उससे कम अगर होगा तभी हम अम्ल वर्षा कहेंगे, एसिड वर्षा करेंगे, एसिड रेन कहेंगे। कैमर बोर्ड में कैरम बोर्ड में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड का सूत्र है H3BO3 होगा। H3BO3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए पूछ दे कि नमक को चमकदार बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र है C6H8O7 है। अब देखिए गल गलौवर गलौवर लवण
ग्लोबल लवण जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है बता दीजिए। तो ग्लोबल लवण का रासायनिक सूत्र है Na2SO4.10H2O है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्लोबल लवण का रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो Na2SO4.1 मतलब या 10H2O बोलिए या 10H2O बोल दीजिए। अब देखिए गलित सोडियम क्लोराइड में वैद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन के कारण होता है। मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड के आयन के रूप में होता है। लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? तो हम बताएंगे प्रेस्वेदन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रेस्वेदन कहते हैं। अगर मान लीजिए भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है, वह क्या कहलाता है? तो लवण कहलाता है। अगर मान लीजिए पूछ रहे कि सफेद कमीज में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है, तो वह लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन प्राकृतिक में क्षारीय हो जाता है। प्राकृतिक से नेचर से जुड़ेगा तो क्षारीय हो जाएगा, आप जानते हैं, मतलब वेस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों के या किस जो क्रिकेटर होते हैं में खिंचाव आने का कारण क्या है? या कारण क्या है या क्या कारण है? तो हम बताएँगे पाइरूवेट पाइरूवेट अम्ल से पाइरूवेट अम्ल से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो है मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है क्रिकेटर को या कोई भी एथलीट को भी। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन-सा है? अगर फ़ोटोग्राफ़ी में फ़ोटो खींचते हैं तो अस्थायी हो जाते हैं। तो फ़ोटो अस्थायी रूप से आता है तो क्यों आता है? तो सोडियम थायोसल्फ़ेट के कारण आता है। किसके कारण आता है? सोडियम थायोसल्फ़ेट के कारण। अगर मान लीजिए पूछे कि पानी की टंकी में कवक, फंगस, ठीक है? को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फ़ेट का ही प्रयोग किया जाता है। अगर पानी के टंकी में जो कवक जम जाते हैं तो उसको हटाते हैं कॉपर सल्फ़ेट से। आयोडीन कृत नमक क्या है? तो पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण है। ठीक है? आयोडीन क्या है? साधारण नमक और पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए तो हो जाएगा आयोडीन कृत नमक। अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड को समानतः जाना जाता है समान नमक के रूप में, तो सोडियम क्लोराइड को ही कहा जाता है समानतः मतलब जिन जो नमक होते हैं उसे। तो याद रखिए हो सकता है साधारण नमक की जगह पे दे दे पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण को ही आयोडीन कहते हैं, आयोडीन नमक कहते हैं। अब चलिए अब है कि दंत मंजन जो दाँत में मंजन लगाते हैं, उसके निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का जो है निर्माण करते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, KNO3 का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए आर्द्र अभिकर्ता के रूप में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए पूछ रहे कि बेकरी उत्पादों में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट है, FeSO4.7H2O है। याद रखिएगा। अगर जिप्सम को 100 डिग्री पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए पूछ ले प्रमुख लवण एवं उनके उपयोग, तो लवण और उनके उपयोग की बात करें तो देखिए सोडियम क्लोराइड का अगर उपयोग पूछे, तो आगे सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक कहते हैं, इसका सूत्र पूछे तो NaCl बता देना है। यह भोजन निर्माण, अचार के परिरक्षण, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु ये किया जाता है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल, क्योंकि साधारण नमक है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और इसका सूत्र अगर पूछे तो NaOH बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? साबुन, कागज़ या डिटर्जेंट जो सर्फ़-वर्फ़ है, जैसे अपमार्जक के निर्माण में, सर्फ़ में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा के निर्माण के लिए उद्योग जो होते हैं, उसमें। तीसरा है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, जिसे हम चूने का पानी भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है CaOH2 होता है। अगर चमड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अम्लीय में करते हैं, मृदा मिट्टी में करते हैं, जल एवं गंदे नालों के उपचार में हम लोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्स ऑक्साइड का इस्तेमाल। अगर पूछे सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है? धावन सोडा मतलब मतलब काँच, कागज़, साबुन, ईंट निर्माण उद्योग में किया जाता है। आर्द्र अभिकर्ता के रूप में भी हम लोग करते हैं। मतलब इसे आप धोने-वोने वाले जो कपड़ा-वपड़ा है उसमें धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। धावन सोडा धोने के लिए जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका सूत्र अगर पूछे तो हम बताएँगे Na2CO3.10
KNH2O बता दे देंगे। अब इसी तरह सोडियम कार्बोनेट को धावन कहेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को वेकिंग कहेंगे। वाई से वेकिंग ऐसे याद रखिएगा, वाई बाय बेकिंग सोडा ऐसे बोलते हैं ना, बोलिएगा। और इसका सूत्र पूछे तो NaHCO3 हो जाएगा। मतलब Na2CO3 जहाँ लगेगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, याद रखिएगा। और सिर्फ NaHCO3 लगेगा, तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। जो कि अग्निशामक में बुझाने में काम करते हैं, भोजन के निर्माण में करते हैं, खमीर बनाने में करते हैं, याद रखिएगा। अगर व्यंजन चूर्ण की बात करें, तो व्यंजन चूर्ण को 2 नाम से जानते हैं। आगे तो ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं व्यंजक चूर्ण को। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं व्यंजन चूर्ण को। इसका सूत्र है CaO, यहाँ पे थोड़ा-सा कर देता हूँ शॉर्ट में। ऐसे लिखा हुआ है CO, COL, Cl है, डायरेक्टली सक्रिय CaOCl2 कर दीजिए। ठीक है? याद रखिएगा। इसका याद रखिएगा, स्विमिंग पूल में हम लोग सफाई करने के लिए करते हैं, पेयजल कीटाणुनाशक या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए पूछे कैल्शियम सल्फेट, जिसे हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। मतलब इसका पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में मदद करता है, गृह निर्माण में करता है, सतह को चिकना बनाने में करता है, खिलौने का निर्माण करता है, याद रखिएगा। इसका सूत्र था CaSO4 1/2 H2O, हेमीहाइड्रेट आधा, ऐसे याद रखिएगा। लगा दीजिएगा CaSO4 पॉइंट हाफ 1/2 H2O। अगर मान लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें, तो पोटेशियम नाइट्रेट को ही यहाँ बोलते हैं KNO3 बोलते हैं। उर्वरक, काँच और गन पाउडर या बारूद या सोरा या दंतमंजन के निर्माण में हम लोग करते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। तो ये हो गए हमारे क्लियर, क्या हो गए, अम्ल और क्षार तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर आ रहे हैं, जो कि कल खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी आएगा। मतलब आपको 6 तारीख तक, 6 से पहले खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।